बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम एंड गुड मॉर्निंग कहेंगे आपको अपने इस शो में जिसका नाम है सुबह से आगे। उम्मीद के साथ कि आप बिल्कुल ठीक ठाक हैं और बिल्कुल भी ये नहीं सोच रहे होंगे कि मैं अकेले ही आज शो करने वाली हूँ। जिस वक्त मैं ये शो का आगाज़ कर रही थी मैं सोच रही थी कि जो जितने भी व्यूवर्स हैं ना वो सोचते होंगे कि ना हर कुछ अरसे के बाद होता है कि कभी आयशा नहीं है या फिर अनम नहीं है और आज भी अनम यहाँ पर मौजूद नहीं है, तो घबराने की ज़रूरत नहीं है, अनम यहीं पर मौजूद है। उनको ज़रा हमने भेजा हुआ है बाहर थोड़ा सा ज़रा ओवरव्यू लेने के लिए कि इस वक्त इस्लामाबाद का मौसम जो है ना वो कितना खूबसूरत नज़र आ रहा है। वैसे मैं तो इंतज़ार ही करती जा रही हूँ कि चश्मा आफ्ताब से नूर की नदियाँ रवां हों, लेकिन आज भी हमें सूरज कहीं से निकलता हुआ नज़र नहीं आ रहा है। अनम की तरफ चलते हैं और उनसे जानते हैं कि वो सर्दी को कैसे इंजॉय कर रही हैं एंड देन उनके पास है क्या हमें बताने के लिए। अनम बताइए जनाब, आप इस वक्त किस जगह पर मौजूद हैं, कहाँ से हमें कौन से नज़ारे दिखा रही हैं और इंजॉय कर रही हैं या नहीं कर रही सर्दी को? अनम से रब्ता करने की कोशिश कर रहे हैं। एक तो सर्दी में ऐसा लगता है कि जो हमारा कनेक्शन है ना वो भी कहीं ना कहीं सर्द हो जाता है, लेकिन कहा जाता है कि सर्द मौसम इतना तंग नहीं करता, सर्द लहजे नहीं होने चाहिए। थोड़ा सा आपको बता देते हैं कि मुख्तलिफ शहरों में क्या सूरत हाल रही। कराची, लाहौर, इस्लामाबाद समेत मुल्क के कई इलाकों में बारिश की पेशगोई की गई है। आज भी जब मैं आ रही थी तो लग ऐसा रहा था कि इस्लामाबाद में भी बारिश हो सकती है। खैबर पख्तूनख्वा की बात करें, आज़ाद कश्मीर की बात करें, यहाँ पर आज से बारिशों का इम्कान है। इस्लामाबाद, लाहौर, फैसलाबाद समेत पंजाब में 20 जनवरी से बारिशें मुतवक्किल हैं और कराची और हैदराबाद समेत सिंध के कई इलाकों में 22 और 23 जनवरी को बारिश की पेशगोई की गई है। उसके बाद अगर हम बालाई इलाकों की बात करें तो वहाँ पर 21 से 23 जनवरी तक शदीद बर्फबारी का इम्कान भी जाहिर किया जा रहा है। तो जनाब मैंने बता दिया आपको कि कैसा मौसम रहा है। डेफिनेटली हमने ये भी जानना है कि आज का जो आने वाला वक्त है उसमें मौसम कैसा रहेगा, लेकिन उससे पहले अनम क्या कर रही हैं, उन्होंने हमें कर लिया ज्वाइन। चलते हैं उनकी तरफ। अनम, ओवर टू यू। बहुत शुक्रिया आयशा, मेरी तरफ से प्रोग्राम में आपको वेलकम। आप देख सकते होंगे कि आज मैं स्टूडियोज़ में मौजूद नहीं हूँ। मैं आपको आज दिखाने आई हूँ कि मौसम आज बहुत ही बेईमान है, बहुत ज़बरदस्त मौसम हो रहा है जनाब। आप मेरे बैकग्राउंड में देख सकते हैं धुंध छाई हुई है, बाद में अंधाधुंध जो मंजर है वो सारा धुंधला गया है। पहाड़ भी हमें नज़र नहीं आ रहे हैं, जितना अच्छा क्लियर व्यू होता है इस्लामाबाद का, खूबसूरत पहाड़ों का जो हमें सामने नज़र आ रहे होते हैं खूबसूरत किस्म के, लेकिन आज और आजकल के मौसम में वो ज़रा धुंधला गए हैं, वो व्यू थोड़ा सा धुंधला गया है। लेकिन इस मौसम को भी हम खास एंजॉय करें जनाब। आपने भी मौसम को एंजॉय करना है क्योंकि आज जुम्मा है और आगे वीकेंड है, तो वीकेंड को आप किस तरह से प्लान कर सकते हैं। आज के मौसम के बारे में थोड़ा सा बता देते हैं। कम से कम टेम्परेचर इस्लामाबाद का आज 4 डिग्री तक रह सकता है, तो ये भी अच्छी खासी ठंड है। मैं इस वक्त बाहर खड़ी हूँ, मुझे अच्छी खासी ठंड फील हो रही है और वो कहते हैं ना ठिठरती हुई सर्दी जो है वो इस्लामाबाद में इस वक्त महसूस कर सकते हैं आप। और ख़ास तौर पर जब सुबह सवेरे का टाइम होता है या फिर शाम का टाइम होता है उस वक्त अच्छी खासी ठंड हो जाती है। दोपहर में थोड़ा सा बेहतर होता है मौसम। मेरा दिल ऐसे कर रहा है कि मैं अभी इसको वाइंड अप करते हुए मैं चली जाऊं चाय पीने के लिए किसी ढाबे पर, वहां बैठकर नाश्ता करूं, चाय कॉफ़ी इंजॉय करूं और मज़ा करूं। लेकिन आयशा यहाँ पे फिर वो मुझे छोड़ेंगी नहीं कि मेरे बगैर आप चली गई है। लेकिन मौसम बड़ा ही शानदार हो रहा है और जिन्होंने प्लान करना है अपना वीकेंड मरी की तरफ निकलना है, स्वाद जाना है, कश्मीर जाना है, तो आप प्लान कर सकते हैं। लेकिन पहले मौसम की अपडेट लेकर जाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है क्योंकि वहाँ पर स्नोफॉल कब हो रही है। अगर आपने बर्फबारी ही देखने और जाना है तो बर्फबारी सबसे बेहतर इन्फॉर्मेशन जो है ना वो हमें मिल रही होती है उन एक्सपर्ट से जो बेसिकली सब कुछ देख रहे होते हैं, चाहे वो मेट डिपार्टमेंट हो, एनडीएम हो, महकमा मौसमियात हो। तो डेफिनेटली आपने तो काफ़ी कुछ बता ही दिया और आपने अपने प्लान्स भी बता दिए हैं। मुझे लग रहा है कि आपका प्लान बन रहा है कि इस वीकेंड पे आप चली जाएंगी कहीं ना कहीं। इससे पहले कि आपको ठंड लग जाए, आपको जुकाम हो जाए और अगले हफ्ते फिर आप छुट्टी कर ले, आप वापस आ जाइए स्टूडियो में। तब तक मैं ज़रा अपने नाजरीन को बता देती हूँ कि मौसम कैसा रहेगा और उसके लिए ज़रूरी है कि हम चलें एक्सपर्ट की तरफ। इरफान विर्क साहब ने हमें ज्वाइन किया है, पीडीएम में से इनका ताल्लुक है। उनसे जानते हैं कि क्या फोरकास्ट है आने वाले दिनों के अंदर, कब तक बारिश हो सकती है, कितनी बारिश हो सकती है और कहाँ कहाँ बारिश हो सकती है। विर्क साहब, थैंक यू सो मच हमें ज्वाइन करने के लिए। यही सवाल, आज काफ़ी लग रहा है कि बारिश वाला मौसम हो रहा है इस्लामाबाद में, तो बताइए आज हो सकती है बारिश और कौन कौन से शहरों में तवक्को की जा रही है बारिश की? देखिए, अगले जो 2 रोज होंगे, 2 से 3 रोज, ये बालाई जो इलाके हैं, खासतौर पर नॉर्दर्न एरियाज जो होंगे, जिसमें बालाई खैबर पख्तूनख्वा, दीर, कोहस्तान, सवात और ऊपर जो चित्राल के इलाके हैं वो, इसके अलावा गिलगित बल्तिस्तान के इलाके होंगे और कश्मीर का बालाई पार्ट जो है ना वो थोड़ा बहुत होगा। इसके अलावा जो है ना अगले आने वाले 2 से 3 रोज में बाकी इलाकों में जो होंगे वहां पर बादल तो रहेंगे, लेकिन बारिश के ऐसा जो है ना वो चांसेस नहीं है।
तमाम जो नॉर्दर्न एरियाज होंगे यहाँ पर पहाड़ों पर बर्फबारी भी एक्सपेक्टेड है और बारिश भी होगी। ठीक है, एक एक करके जरा बता दीजिए, कराची में बारिश का इम्कान है और अगर है तो कब तक है? देखिए, कराची में जो बारिश है हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि अगले हफ्ते में जो वस्त में जाके जो है ना एक बारिश वाला स्पेल जो है ना वो कराची और कराची के गिरदोनवा में भी जो है ना वो कर सकता है। और वही जो स्पेल होगा वो बलूचिस्तान में भी बारिश करेगा, बलाई पंजाब के इलाकों में भी बारिश होगी, इस्लामाबाद, रावलपिंडी और इसके गिरदोनवा के इलाके भी शामिल होंगे इसमें। और जो बलाई इलाके जो नॉर्दर्न एरियाज होंगे वहां पर ऑलरेडी जो है ना वो बादल तो है ही हैं, उनमें गैप्स के साथ ये अगले हफ्ते तक ये चलता रहेगा very काम। और interestingly- पहाड़ों पर जो है ना वो हम ठीक है। अगले हफ्ते में ज्यादा बिल्कुल ठीक है, बर्फबारी बिल्कुल expect ठीक कर है। रहे हैं। इंटरेस्टिंगली कराची जो है ना वहाँ पर वैसे तो बहुत ज़्यादा खबरें नहीं आती हैं कि जनाब धुंध छाई हुई है, वहाँ से ऐसी खबरें आ रही हैं कि उधर भी धुंध हुई हुई है। दूसरा ये हमें पता है कि लाहौर और इस्लामाबाद में तो बहुत ही ज़्यादा धुंध जो है ना वो हमें नज़र आ रही है। यहाँ पर कितनी बारिश हो सकती है? और ये भी बता दीजिएगा कि इन शहरों में क्या जो धुंध के मामलात हैं वो कुछ हद तक कम हो जाएंगे आने वाले दिनों के अंदर? देखिए, ये जो धुंध की बेल्ट है जिसमें हमारे पास लाहौर से लेकर जो खिता पठवार तक का इलाका है और इसके अलावा वस्ती पंजाब से लेकर साउथ पंजाब तक का इलाका है और इवन के जो सिंध के इलाके हैं वहां पर भी धुंध की जो कैफियत है ये आने वाले 2-4 दिन में जो है ना इसी तरह बरकरार रहेगी। इसमें एक आध घंटे का 19-20 हो सकती है, अदरवाइज ये जो है ना ठीक है। धुंध ऐसे ही जारी रहेगी। धुंध ताहम ऐसे ही जैसे ही रहेगी। वो बारिश Right. वाला स्पेल अगले हफ्ते जो हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं वो आएगा, उस दौरान में यहाँ पर जो है ना वो धुंध में कमी आएगी। ठीक है, बहुत शुक्रिया। इरफान विर्क साहब हमारे साथ मौजूद थे और बता रहे थे कि कब और कहाँ कितनी कितनी बारिश हो सकती है। वंस अगेन बहुत बहुत शुक्रिया। कराची जो है ना उसके बारे में वैसे तो कहा जाता है कि उसकी चैलेंजेस हैं ही बहुत ज़्यादा और सर्दी आती है तो और चैलेंजेस बढ़ जाते हैं, लेकिन कराची में सर्दी आई है तो गैस की लोड शेडिंग के अंदर जो है ना वो बहुत ज़्यादा इजाफा हो गया है, जिसकी वजह से शहरी शदीद परेशान है। शहर के मुख्तलिफ इलाके वहाँ पर गैर एलानिया जो गैस की बंदिश है वो शुरू हो चुकी है। इंतहाई कम प्रेशर की शिकायत भी मौसूल हो रही हैं। एक तरफ तो बेचारे कराची वाले अल्लाह अल्लाह करके वहाँ पे सर्दी आती है तो फिर वो कहते हैं कि चलो हम थोड़ा सा ना हीटर के पास बैठ जाएंगे, तो जब गैस ही नहीं मौजूद होगा तो फिर उन्होंने हीटर चला के क्या करना है। जिन इलाकों में मुकम्मल तौर पर गैस की बंदिश है वहाँ पर चूल्हे ठंडे पड़े हुए हैं। सार्फिन ये कह रहे हैं कि एक तरफ तो गैस दस्तयाब नहीं है, दूसरी तरफ भारी बिल्स की वजह से हालात मजीद ख़राब हो चुकी हैं। सुबह नाश्ते पर भी गैस दस्तयाब नहीं होती, दोपहर की बात करें तो खाने के वक्त भी गैस गायब हो जाती है। और क्या क्या हो रहा है या क्या क्या चैलेंजेस हैं इस गैस की लोड शेडिंग की वजह से, एक रिपोर्ट है हमारे पास, वो देखते हैं। वापस आएंगे तो इसके ऊपर ज़रा एक एक्सपर्ट और पर्टिनेंट शख्सियत से बात भी करेंगे। कराची में सर्दी की शिद्दत बढ़ी तो गैस का बहरान भी मजीद शिद्दत इख्तियार कर गया। गैस सिलेंडर के इस्तेमाल में इजाफा हुआ तो एलपीजी की कीमतें भी बढ़ गई। लियारी, खारादर, मीठादर, बोल्टन मार्केट और दीगर इलाकों में दिन के औकात में भी गैस नहीं आती। औरतें आते हैं बिल्कुल परेशान है, कोई गैस की सिलेंडर से डरते हैं वो भी नहीं रख सकते और परेशान है, पूरा दिन ऐसे गुजारते हैं। बहुत परेशानी है, बहुत गैस तो है नहीं है। ये गैस भी नहीं आ रही है, लोग बेचारे शाम को सुबह को सिलेंडर ले लेके आते हैं दुकानों पे, क्या करें। ओल्ड सिटी एरिया के मकीन कहते हैं एक तो गैस नहीं आती, ऊपर से एलपीजी की कीमतें भी बढ़ा दी गई हैं। 2 से 4 घंटे गैस आता है, उसके बाद जो है ना लोड शेडिंग जिसका 10 या 12 हज़ार तनख्वाह है वो करेगा क्या? किराया देगा, गैस का देगा, अब खाने पीने का करेगा, क्या करेगा? घरेलू सार्फिन जहां 14 से 18 घंटे गैस ना होने से परेशान हैं, वहीं एलपीजी का इजाफी बोझ भी उनकी जेब पर भारी है। जनाब आपने देखिए रिपोर्ट और आनंद ने भी हमें ज्वाइन कर लिया जिस वक्त आप रिपोर्ट देख रहे थे। वैसे आपको तो हीटर की जरूरत नहीं है? मुझे थोड़ी सी लग रही थी वैसे, लेकिन मैंने कॉफी उठा ली है, इसी से थोड़ा गुजारा करूंगी। शुक्र करें आप इस्लामाबाद में, यहाँ पर फिर भी गैस सारी कराची में होती तो गैस लोड शेडिंग की वजह से बिल्कुल नहीं आती। अच्छा, अब आपने रिपोर्ट देखी, रिपोर्ट में हमने चैलेंजेस बता दिए, लोग क्या कह रहे हैं ये भी बता दिया। अब इसकी रीज़न क्या है? सर्दियों में ऐसा क्यों होता है कि बहुत ही ज़्यादा गैस की लोड शेडिंग शुरू हो जाती है और गैर एलानियाँ शुरू हो जाती है तो लोगों को मुश्किलात का सामना होता है। हमारे साथ मौजूद हैं सुई सदर्न गैस कंपनी के तर्जुमान हैं सलमान अहमद सिद्दीकी
साहब, उनकी तरफ ज़रा चलते हैं और उनसे जानते हैं कि इसकी रीज़न्स वो क्या बताएंगे। सिद्दीकी साहब, थैंक यू सो मच हमें ज्वाइन करने के लिए। अगेन यही सवाल है कि कराची में जो लोड शेडिंग हो रही है गैस की, इसकी वजह से शहरी LPG सिलेंडर इस्तेमाल करने पर मजबूर है, क्या वजूहात है? क्यों हो रही है लोड शेडिंग? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए जी, ये जो लोड शेडिंग है ये थोड़ा पावर सेक्टर का वर्ड है। हम गैस की लोड मैनेजमेंट करते हैं। अच्छा, गैस की लोड मैनेजमेंट इसलिए की जाती है क्योंकि हर साल जो हमारी गैस रिजर्व्स हैं, पाकिस्तान में जो जेर जमीन गैस के कुएं हैं वो डिप्लीट होते हैं, और ये पूरी दुनिया में जहां जहां भी गैस के कुएं होते हैं वो डिप्लीट होते हैं। तो उनकी पैदावार 8 से 10% गिर जाती है अगले साल। यानी इस साल अगर वो 100 दे रहा है तो अगले साल 80, 85, 90 इस तरह से जो सप्लाईज है उनमें मुस्तकिल कमी होती रहती है। तो आप डिमांड पूरी नहीं कर पाते, तो आपको गैस की लोड मैनेजमेंट करनी पड़ती है। तो बेहतर प्रेशर प्रोफाइलिंग के लिए और बेहतर सुबह के नाश्ते के लिए हम लोग रात को 10 बजे से जो गैस का शटडाउन करते हैं तो सुबह 5 बजे तक करते हैं। ये वाहिद पीरियड है जिसके अंदर हमारी तरफ से गैस की लोड मैनेजमेंट होती है और हमारे सारिफिन को गैस नहीं मिलती। आप हमारे साथ ही मौजूद रहेगा। हमें लाहौर से ज्वाइन किया है चेयरमैन LPG एसोसिएशन इरफान खोखर साहब ने भी। लेकिन मैं आपकी तरफ दोबारा आ जाती हूँ सलमान साहब। अब सुई सदरन गैस कंपनी लोड शेडिंग के खात्मे या इसको कम करने के लिए इस वक्त क्या इकदाम कर रही है, उसके बारे में थोड़ा सा बता दें। देखिए, सबसे पहले तो स्टेप हम ये ले रहे हैं कि हमारा जो जेर जमीन नेटवर्क है वो 50,000 किलोमीटर के ऊपर है गैस की डिस्ट्रीब्यूशन लाइंस का। मतलब ये बहुत बड़ा एक नेटवर्क होता है कि जो जेर जमीन फैला हुआ है। उसमें से कुछ ऐसा नेटवर्क है जो तकरीबन 50 साल पुराना हो गया है। अच्छा, उस नेटवर्क में जगह जगह सीपेजेस आ जाती हैं क्योंकि सीवरेज की लाइंस, वाटर की लाइंस आसपास जा रही है। यहाँ कोई कॉरिडोर एनर्जी के डिफाइन नहीं हुए हुए, इसकी वजह बेहंगम एक के ऊपर एक लाइन है। अगर गैस की पाइपलाइन के ऊपर पानी की या सीवरेज की लाइन में कोई लीकेज रसाव होता है तो हमारी लाइन को वो अफेक्ट करता है और कोरोडेड हो जाती है लाइन। तो हमारे यहाँ लीकेजेस हो जाती है, अंडरग्राउंड लीकेजेस। उससे जब हमारी गैस पहुंचती है सारिफ तक तो 4 जगह अगर 5 जगह से वो पंक्चर्ड पाइपलाइन के थ्रू जाएगी तो उसको प्रेशर कम मिलेगा और दूसरा इदारे को नुकसान होता है। तो हमने एक पूरा जामे मंसूबा बनाया। पिछले 2 सालों में हमने 5,000 किलोमीटर जो है उसको पूरा रिहैब किया है। भी हम 2 सालों में 5,000 अगेन करेंगे। ये पिछले सालों में सिर्फ 250 किलोमीटर हुआ करता था हर साल। अब लेकिन हमने पिछले साल भी 2,500 किया, उससे पिछले साल भी 2,500 किया, और यही हमारा टारगेट है कि जितना हमारा ये पुराना नेटवर्क है इसको हम रिप्लेनिश करें। उससे बेहतर फायदा ये होगा कि, और शुरू भी हो गया हमारे बहुत सारे नेटवर्क। आपने देखा होगा नॉर्थ कराची में, नॉर्थ गाजियाबाद में, गार्डन में, लियारी में, DHA में, ये सारा रिहैब हो चुका है। मलीर भी ऑलमोस्ट कंप्लीशन के ऊपर है। तो ये सारी चीजें जब होती हैं सलमान साहब, एक और मामला भी होता है ना, अब लोग ये भी शिकायत करते हैं कि भाई घरेलू सार्फिन के लिए तो आप लोड शेडिंग कर रहे हैं, सनती और तिजारती शोबे जो हैं क्या वहाँ पर भी इसके असरात हैं? वहाँ पर भी की जा रही है लोड शेडिंग या नहीं की जा रही? आप इसके बारे में क्या बताएंगे? क्या वहाँ पर भी असरात पहुँच रहे हैं लोड शेडिंग के? भाई 3 मेन कैटेगरीज हैं, लेकिन गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान की एक प्रायोरिटी लिस्ट है। उस प्रायोरिटी लिस्ट के हिसाब से जो घरेलू सार्फिन है वो उनकी अवलीन तरजीह है। उसके बाद फिर डिफरेंट कैटेगरीज आती हैं, इंडस्ट्री भी है और उसमें कमर्शियल साथ में, डोमेस्टिक के साथ कमर्शियल भी है, इंडस्ट्री भी है, पावर सेक्टर भी है, उसमें CNG सेक्टर भी है जो सबसे लास्ट प्रायोरिटी है। तो अभी जैसे कि गैस का अभी हमने देखा होगा 3-4 दिन पहले एक हमें बहुत ज्यादा बड़ी शॉर्टेज हुई थी क्योंकि कुछ गैस फील्ड से हमें गैस मिलना कम हो गई थी। अचानक उनके टेक्निकल फॉल्ट्स हुए थे तो उसके बाइस हमें इंडस्ट्री को क्लोज करना पड़ा था। जाहिर है जब हमारे डोमेस्टिक कस्टमर प्रायोरिटी पे हैं तो हमारा जो दूसरी प्रायोरिटीज है हम उनके यहाँ से गैस कटेल करके डोमेस्टिक को सप्लाई करते हैं। इसकी वजह से इंडस्ट्रीज पे थोड़ा सा फर्क पड़ता है। तो पूरा संडे का क्लोजर हुआ था 24 आवर्स का, संडे टू मंडे। ये 2 हमने हफ्ते किया है, लास्ट संडे भी किया, उससे पिछले संडे भी किया, और ये अभी अगला हम जो करने जा रहे हैं वो सैटरडे टू मंडे करने जा रहे हैं। लेकिन 48 आवर्स का जो है हम शट डाउन करेंगे इंडस्ट्रीज को, क्योंकि उससे जो गैस हम सेव करेंगे वो हम अपने डोमेस्टिक कस्टमर्स को और कमर्शियल कस्टमर्स को देंगे। देखिए डोमेस्टिक और कमर्शियल में एक ही लाइन पे होते हैं। अगर आप एक बिल्डिंग में हैं, फ्लैट्स में हैं, तो नीचे जो दुकानें हैं, अगर वहाँ कोई होटल है तो उसको भी उसी लाइन से गैस मिल रही है, और जो ऊपर फ्लैट्स में लोग रह रहे हैं उनको भी उसी लाइन से मिल रही है। तो इनके लिए अलग अलग लाइन्स नहीं होती, वो एक ही लाइन से दोनों ठीक है सलमान साहब, मैं चाहूंगी इन द एंड आप ये बता दें कि फ्यूचर में क्या प्लानिंग हो रही है, क्या मंसूबे हैं जिस पर सोचा जा रहा है, किस पर काम किया जाएगा, या पाइपलाइंस या पावर प्लांट्स के बारे में थोड़ा सा बता दें। अच्छा देखिए, पावर प्लांट्स तो हमारे डोमेन की कोई चीज नहीं है। पावर प्लांट्स तो होते भी बेसिकली बिजली वालों के कंपनी के साथ होते हैं। जैसे मैंने आपको बताया कि जो मुस्तकबिल की हमारी प्लानिंग है वो यही है कि हम अपना जो ओल्ड एजिंग हमारा लीकिंग नेटवर्क है, जो 70s में पड़ा था, लेट अर्ली 80s में पड़ा था, उसको हमने पिछले महीना बताया कि पहले भी चेंज कर दिया, हम आगे भी चेंज करने जा रहे हैं। इस वक्त भी हमारी बहुत जगहों पे काम चल रहे हैं, फिल्ड एरिया में, सदर में और जगहों पे भी, और हमारे और प्लान्स भी हैं, ताकि ये रफ्ता रफ्ता जो हम अपना सिस्टम नेटवर्क जो है रिहेबिलिटेट कर देंगे ना, रिहेबिलिटेट कर देंगे, तो उसके बाद से हमारी इंशाअल्लाह ताला
जो सार्फिन की शिकायत है वो बहुत ज्यादा कम हो जाएगी। वेरी इंपॉर्टेंट एक और चीज़ मैं ऐड कर दूं कि एक और मामला या एक और शिकायत जो आती है वो ये कि कंप्रेसर्स का भी लोग इस्तेमाल करते हैं, जिसकी वजह से सारा प्रेशर एक घर की तरफ चला खींच जाता लाते है हैं, बिल्कुल। और बाकी लोगों को बहुत ज़्यादा मसलों का सामना करना पड़ता है। तो लीकेज के साथ साथ सलमान साहब इस तरफ भी फोकस हो तो मुझे लगता है कि बड़ी आसानी हो जाएगी। बहुत बहुत शुक्रिया। हमारे साथ मौजूद थे सुई सदर्न गैस कंपनी के स्पोक्स पर्सन सलमान सिद्दीकी साहब, और वो बता रहे थे कि भाई क्या क्या वजूहात हैं जिनकी वजह से गैस की लोड शेडिंग होती है। अब जब होगी गैस की लोड शेडिंग, लोगों ने खाना तो पकाना ही है, चाय भी बनती है आपको पता है, और समटाइम्स जिनके पास गीजर नहीं है उनको पानी भी गर्म करना पड़ता है, तो उसका ऑल्टरनेट आ जाता है एलपीजी बिल्कुल। सिलेंडर। अब एलपीजी सिलेंडर जो है उसके बारे में कहा जाता है कि भाई ये तो एक तरह से ना आपने अपने घर में एक बम रखा हुआ है जो खामोशी से पड़ा हुआ है कोने के अंदर, और ऐसा भी पॉसिबल है कि खुदा न खास्ता इसकी वजह से बहुत सारे हमें नज़र आता है कि हादसा भी हो जाते हैं। और रिसेंटली इस्लामाबाद में हमें पता है कि एक हादसा हुआ एक शादी वाले घर के अंदर और उसकी वजह से 8 लोगों की जानें चली गई थी, एंड देन 4 सदा से भी हमें इस तरह की खबरें मिली थी। अब करना क्या है? क्या गैस लोड शेडिंग की वजह से कोई ऐसे मेजर्स हम ले सकते हैं, या फिर गैस सिलेंडर जो है उसके अंदर इस तरह की कोई एहतियाती तदाबीर हैं जिससे हम अपने आप को महफूज कर सकें, क्योंकि और तो हमारे पास कोई ऑल्टरनेट मौजूद है ही नहीं। इस पर बात कर लेते हैं। हमारे साथ इस वक्त खोकर साहब मौजूद हैं जी, उनकी तरफ चलते हैं और उनसे जान लेते हैं कि कौन कौन सी चीज़ों का ख्याल रखना चाहिए। चेयरमैन एलपीजी एसोसिएशन इरफान खोकर साहब ने हमें ज्वाइन किया। इरफान साहब थैंक यू सो मच हमें ज्वाइन करने के लिए। सबसे पहले तो मैं ये चाहूँगी कि आप ख़तरात से आगाह कर दीजिए। हमें पता है कि एलपीजी ज़रूरत है, हर घर की ज़रूरत अब बन चुकी है, स्पेशली गैस की लोड शेडिंग की वजह से, या फिर वो इलाके जहाँ पर अभी गैस पाइपलाइन ही मौजूद नहीं है, लोगों के पास और कोई ऑप्शन नहीं है। कैसे अपने आप को महफूज रखा जा सकता है कि एलपीजी भी इस्तेमाल कर लें, सिलेंडर भी इस्तेमाल कर लें और महफूज भी रहें? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले आपका और एमटी पे बेहद मशकूर हूँ कि आपने ऐसे इशूज़ पे मुझे मदऊ किया कि ये हर घर की ज़रूरत बन चुकी है, इंसानी जान से कीमती कोई चीज़ नहीं है। मेरी सबसे पहले सार्फिन से गुजारिश है कि वो ओगरा के अप्रूव्ड मैन्युफैक्चर के बने हुए सिलेंडर ख़रीदें और ऑथोराइज डिस्ट्रीब्यूटर से ख़रीदें, और किसी हार्डवेयर दुकानों पे ये जितने चमकदार सिलेंडर्स हैं ये सारे 2 नंबर हैं, गुजरांवाला से बन के आते हैं, 400-600 कारखाना हम बंद नहीं करा पा रहे। सार्फिन से गुजारिश है कि वो एक तो मेयारी सिलेंडर खरीदें, उसकी लाइफ टाइम गारंटी है। दूसरी बात ये एलपीजी शॉपकीपर से है कि वो गैर मेयारी सिलेंडर में गैस भरना बिल्कुल बंद कर दें, चूँकि जान से कीमती कोई चीज़ नहीं। वरना जो आने वाला कानून है आइंदा में जो असम्बली में जो बिल जा रहा है उससे मौत के सौदागर नहीं बच सकेंगे, ये जो मौत के खिलौने बनाने वाले बेचने वाले नहीं बच सकेंगे। 14 साल तक सजा होगी और 10 करोड़ रुपए जुर्माना होगा। और इस तरह मेरी फिर भी क्योंकि ये घर की जरूरत है, ये बहुत अहम इशू है। इंशाल्लाह मैं इस्लामाबाद भी आऊंगा, आपसे इसकी तफसील बातचीत करेंगे। पता कैसे चलेगा ये काम सारिफ जो है इसको कैसे पता चलेगा कि ये जो सिलेंडर है ये बिल्कुल महफूज है और ओगरा की जो रूल्स हैं उनके मुताबिक बना हुआ है, उनके प्रोटोकॉल्स के मुताबिक बना हुआ है, या फिर आम लोकली प्रोड्यूस किया गया है? ओगरा के एलपीजी डिपार्टमेंट में जितना सरमद असलम साहब ने काम किया है, उस अगर चीफ सेक्रेटरी साहब को जो लेटर लिखे गए हैं उसमें अगर हम पब्लिक अवेयरनेस देना शुरू करें तो सबसे पहले ऑथराइज डिस्ट्रीब्यूटर ही एलपीजी का बिजनेस कर सकते हैं, इसके अलावा कोई बिजनेस नहीं कर सकता। अच्छा। ओगरा का रूल है कि एलपीजी मार्केटिंग कंपनी का मजाज डिस्ट्रीब्यूटर और ओगरा रजिस्टर्ड डिस्ट्रीब्यूटर बिजनेस कर सकता है। ये जितने बाकी लोग काम कर रहे हैं ये नहीं कर सकते। तो इसमें यहाँ पर ना लोगों की भी इरफान साहब जिम्मेदारी बनती है कि फिर वो जाकर एटलीस्ट चेक करें या उनसे पूछें कि आप क्या ऑथराइज्ड हैं या नहीं हैं, ताकि आप अपने बच्चों को महफूज बना सके, अपनी जिंदगियों को महफूज बना सके। अच्छा, जिन घरों में अब ये सिलेंडर मौजूद है, जगह समझ नहीं आ रही होती, इसको किचन में रखना है, इसको कहाँ पर रखना है, कुछ लोग सीढ़ियों में रख देते हैं कि चलें एटलीस्ट घर से थोड़ा बाहर की साइड पर होगा तो ज्यादा नुकसान का खतरा नहीं है, खुदा ना खास्ता अगर लीकेज होती है। इस बारे में थोड़ा सा अगर आप गाइड कर सके। जी, पहले तो हवादार जगह पे रखना चाहिए, लेकिन जो म्यारी सिलेंडर है याद रखें कि ये इसकी लाइफ टाइम गारंटी है और इंटरनेशनल रूल के मुताबिक बना हुआ है। वो खरीदेंगे आप 10 मंजिल से फेंक दें और बंद कमरे में रख दें, सिर्फ उसकी लीकेज को चेक करते रहें कि खुदा ना खासा प्रॉपर उसका हैंडल उसको प्रॉपर बंद करें, ये वो। वरना कोशिश करें कि हवादार जगह पे हो, छोटा सा पाइप लंबा, और कोई मुश्किल नहीं है। एलपीजी बहुत सेफ फ्यूल है, पूरी दुनिया में ऑटो में इस्तेमाल होता है, इसे सस्ता फ्यूल दुनिया में नहीं, पाकिस्तान में अभी सिद्दीकी साहब मेरे तक आवाज़ तो नहीं पहुंची, लेकिन मैं ये आज आपको चीज़
आपके तवसल से आवाम को बताना चाह रहा हूँ, आपको बताना चाह रहा हूँ, ये एलपीजी कंपनियां के सिर्फ बगैर, ये पाकिस्तान वाद मुल्क होगा, बगैर रीडिंग के बिल आया करेंगे, हमें बगैर रीडिंग के, बगैर गैस के बिल आया करेंगे। इन्होंने अरबों रुपए की लूट मार इन कंपनियों में हुई है, ये डिफॉल्ट कर चुकी है जी। हमारे घर गैस नहीं आएगी। आपका पॉइंट इस मामले पर आ गया। मैं चाहूंगी कि हम फोकस रखें जरा एलपीजी के मामले के अंदर कि अपने आप को हमने महफूज कैसे करना है। आपके इल्म में होगा इस्लामाबाद के अंदर भी जिस तरह से एक बहुत ही अफसोसनाक वाकया पेश आया, एक शादी वाले घर के अंदर सिलेंडर का फट जाना, तो अपने आप को कैसे महफूज रखना है। एक और जो पॉइंट मेरे जहन में आ रहा था कि कुछ ऐसे सिलेंडर्स भी होते हैं जिनके ऊपर ही एक छोटा सा चूल्हा बना दिया जाता है और वही किचन में रखे हुए होते हैं, वो कितने खतरनाक हो सकते हैं? देखिए, मैं फिर अर्ज कर दूं कि एलपीजी का प्रेशर सिर्फ 60 से 70 psi है, इसको अगर प्रॉपर हैंडल किया जाए। लेकिन जो ऊपर जो चूल्हा लगा होता है वो सिर्फ कैंपिंग के लिए बना होता है, वो घर के लिए नहीं है, वो सिर्फ वो इमरजेंसी के लिए इस्तेमाल करने के लिए, थोड़ी देर के लिए कोई अचानक ज़रूरत पड़ जाए। लेकिन असल जो सिलेंडर आप के साथ नज़र आ रहा है, प्रॉपर सिलेंडर, इसके बाद चूल्हा और प्रॉपर इसको बंद करना तरीकाकार ये है, सेफ्टी ये। दूसरी बात मैं आपको अर्ज कर दूं कि अभी तक जो इस्लामाबाद में बहुत अफसोसनाक वाक़या हुआ, और इस तरह के रोज़ 2 से 4 वाक़यात होते हैं, 2 से 4 6 जाने जा रही हैं, यानी इस तरह के बड़े और वाक़यात हुए। मैं कहूँगा, देखिए अभी तक हम तय नहीं कर सके कि क्या वो सिलेंडर का ब्लास्ट था या गैस का ब्लास्ट था। बात ये कि कोई जिम्मेदारी लेने के लिए तैयार नहीं है। तो ये सर मीडिया कैंपेन में फिर कहूंगा, कोई ब्लास्ट होता है, कोई ब्लास्ट होता है, वो सिलेंडर बड़ा। 2 बच्चे उनकी जान चली गई। इरफान साहब, सिर्फ एक जगह का मसला नहीं है। मैं चाहूंगी थोड़ा सा बताएं कि आपकी एसोसिएशन क्या कर रही है, जिनकी आप बात कर रहे हैं, गैर कानूनी सिलेंडर्स या गैर महफूज जो होते हैं उनका इस्तेमाल किया जा रहा है, तो क्या किया जा रहा है हुकूमती सतह पर, और आपकी एसोसिएशन क्या कर रही है ऐसे लोगों को पकड़ने के लिए, उनके खिलाफ क्रैकडाउन के लिए गवर्नमेंट क्या कर रही है? जी, हमने कई साल चेयरमैन मंसूर साहब और उनकी लीगल टीम और जैनुल आबिदीन मेंबर ऑयल एंड गैस एंड और सरमद असलम, हमने मिलके लीगल टीम ने पूरे 4 साल लगा के एक लेजिस्लेशन तैयार की, क्योंकि इसमें कानून साजी नहीं है। आप देखें कि सिलेंडर ब्लास्ट हो जाए या बोदर ब्लास्ट हो जाए, हैदराबाद में 47 बच्चे मर गए। अभी कुछ रोज पहले, अभी 1 साल हो गया, मुल्तान में एक बोदर ब्लास्ट हो गया था, बीजी खान में बोदर ब्लास्ट हो गया था। अभी कादर गिलानी साहब वहाँ तशरीफ लाए, चीफ गेस्ट, मेरी भी वहाँ पे स्पीच थी। मैंने उनको कहा कि सही, आप एक घर से 4 MNA हैं, जो बड़े शाह साहब गिलानी साहब हैं, वो चेयरमैन सेनेट हैं, अगर फिर भी कानून साजी ना हो, फिर भी ये मौत के सौदागर पकड़े ना जाएं, फिर भी ये मौत के खिलौने वाले पकड़े जाएं, ये जेल ना जाएं, तो ठीक है, आपका इदारा जो है यानी कि इसके ऊपर काम कर रहा है। इन द एंड अगर अच्छा, अभी उन्होंने मेरे से वादा किया। इरफान साहब, ये बता दीजिए कि जो लोग इस तरह का सिलेंडर, एलपीजी सिलेंडर इस्तेमाल कर रहे हैं, वो कहां पर जाकर चेक करवा सकते हैं कि उनका सिलेंडर जो है ना वो बिल्कुल ठीक है, उसके अंदर कोई खतरा मौजूद नहीं है? क्या कोई ऐसा इदारा या कोई ऐसी जगह मौजूद है जहां पर जाकर वो चेक करवा लें? मुख्तसरन बताइएगा प्लीज। कहीं ना जाए वो ऑथराइज्ड डिस्ट्रीब्यूटर से वो सर्टिफिकेट दें, सर्टिफिकेशन, और वहां पे डिटेक्टर चेक कराएं। मैं कासिम गिलानी साहब कहूंगा जल्दी जो असेंबली में वो बिल लेके जा रहे हैं ताकि फौरी तौर पे उसको मंजूर किया जाए, ताकि इन मौत के सौदागरों को जेल की हवा खानी पड़े। बिल्कुल ठीक है इरफान साहब, आपका गुस्सा भी जायज़ है, कई जाने भी जा चुकी हैं, हम बिल्कुल अंडरस्टैंड कर सकते हैं आपके इस जज्बे को। बहुत बहुत शुक्रिया। खोकर साहब हमारे साथ मौजूद है। जितने भी देखने वाले हैं जो एलपीजी सिलेंडर्स का इस्तेमाल कर रहे होते हैं, उनके लिए ज़रूरी है कि वो मेक श्योर करें कि उनका सिलेंडर जो है उसकी लीकेज कहीं से नहीं हो रही, और ऑयल एंड गैस रेगुलेटरी अथॉरिटी जो है ना उससे अप्रूव्ड, उसके प्रोटोकॉल्स के मुताबिक ऑथराइज्ड जगह से लें, क्योंकि ये आपकी जान का मामला है, आपकी फैमिली की जान का मामला है। इसके ऊपर बिल्कुल भी कोई गुंजाइश मौजूद नहीं है कि कोई नजरअंदाज, कोई कॉम्प्रोमाइज करना भी नहीं चाहिए, गैर जिम्मेदारी का मुजाहिरा। बिल्कुल सही है। एक ब्रेक की तरफ जाते हैं, ब्रेक से वापस आएंगे, दीगर सेगमेंट्स पर बात करेंगे, हमारे साथ रहिए। ब्रेक के बाद आपको कहेंगे खुशामदी। थोड़ी सियासी सूरत हाल की बात कर लेते हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बानी रहनुमा अकबर एस बाबर, उनकी जानिब से कहा गया है कि महमूद खान अचकजई को ऑपोजिशन लीडर बनाने के स्पीकर के मुतवक्के फैसले को कानूनी फोरम पर चैलेंज करने का वो ऐलान कर रहे हैं, और उनकी जानिब से ये कहा गया है कि स्पीकर कौमी असम्बली का महमूद अचकजई को ऑपोजिशन लीडर नोटिफाई करना सुप्रीम कोर्ट के फैसले की खिलाफ वर्जी होगी। जबकि दूसरी तरफ मुशीर वजीर आजम राना सनाउल्लाह साहब कह रहे हैं कि महमूद अचकजई का नोटिफिकेशन जो है
वो आज हो जाएगा। स्पीकर ऑफिस को भिजवा भी दिया गया है। उन्होंने और भी बड़ी बातें की है, लेकिन इंपॉर्टेंट ये है कि अकबर बाबर साहब को इस वक्त पर ये क्यों याद आया, टाइमिंग बड़ी इंपॉर्टेंट है। उन्होंने ये भी कहा कि सुप्रीम कोर्ट PLD 2018 में करार दे चुके हैं कि सजा याफ्ता शख्स सियासी फैसलों का मजाज नहीं है। कौमी असम्बली के रूल्स स्पीकर कौमी असम्बली को हरगिज इजाजत नहीं देते कि सजा याफ्ता शख्स की ईमा पर ऑपोजिशन लीडर तैनात करें। अब मेरे जहन में फौरी तौर पर यह आया कि अभी सुहेल आफरीदी साहब को CM बनाया गया है, वो भी तो बानी PTI के कहने पर ही बनाया गया। उस वक्त अकबर बाबर साहब आगे क्यों नहीं आए? खैर, सुप्रीम कोर्ट के वाज़ेह फैसले की खिलाफ वर्जी तौहीन अदालत और मुकमकी की सियासत की अलामत होगी, ये उनकी तरफ से कहा गया है। मुकमकी की सियासत ने आवाम को बदहाल और हुक्मरानों को खुशहाल बना दिया है। रिमेंबर, अकबर बाबर साहब जो हैं उन्होंने फॉरेन फंडिंग केस भी उठाया था और कई इल्ज़ामात भी लगाए गए थे बानी PTI के ऊपर। वन ऑफ द फाउंडिंग मेंबर्स हैं अकबर बाबर, और उसके बाद इख्तलाफात हो गए इन लोगों में, एंड देन उसके बाद जो कुछ भी हुआ है वो तारीख जो है ना वो लिखा हुआ है। हमारे साथ इस वक्त खुद मौजूद है अकबर बाबर साहब, उनकी तरफ चलते हैं और उनसे ज़रा जाने के क्या कहेंगे वो इस सारी सिचुएशन पर। बहुत शुक्रिया अकबर बाबर साहब हमें ज्वाइन करने के लिए। सुप्रीम कोर्ट का PLD का फैसला जिसको बुनियाद बना रहे हैं आपके स्पीकर को नहीं करना चाहिए, महमूद खान अचकज़ई का नोटिफिकेशन, इसके बारे में ज़रा बताइएगा हमारे व्यूवर्स को, ये कैसे थॉट आया एंड देन सडनली इस टाइमिंग के बारे में भी बताइएगा। देखिए, जहाँ तक PLD 2018 पेज 370 का जो फैसला है उसका पस मंज़र ये है कि ये जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला है इसमें जो पिटिशनर्स में से एक पिटिशनर इमरान खान भी थे, और ये बड़ी आयरनी की बात है कि वो ये पिटिशन लेके गए कि एक सज़ा याफ्ता शख्स जो डिसक्वालीफाइड हो चुका हो वो सियासत में किसी किस्म की कोई मुदाखलत नहीं कर सकता, वो सियासत में सियासी फ़ैसलों पे असरअंदाज नहीं हो सकता, वो अपनी जमात जो उसकी थी उसके जो फ़ैसले हैं उस पर असरअंदाज नहीं हो सकता। ये पिटिशन लेके वो गए और ये जब इसका फ़ैसला आया तो वो बड़ा क्लियर और बड़ा एम्फेटिक फ़ैसला था, जिसके नतीजे में फिर जो मुस्लिम लीग नवाज़ के जो सेनेट इलेक्शन हो रहा था उसमें जो उन्होंने टिकट्स दिए थे वो मियाँ नवाज़ शरीफ के दस्तखतों से दिए थे, और चूंकि उस वक्त मियाँ नवाज़ शरीफ डिसक्वालीफाइड थे इसलिए वो तमाम कैंडिडेट्स इलेक्शन कमीशन ने इस फैसले पे अमल दरामद करते हुए उनको आज़ाद डिक्लेयर किया। तो ये इसका ये जो फैसला है ये आज भी फील्ड में है। अब मेरा जो प्ली है वो यही है कि जो लीडर ऑफ द ऑपोजिशन है उसकी जो नॉमिनेशन की गई है ठीक है वो एक ऐसे शख्स ने की है जो सजा याफ्ता है इस वक्त और जो इस वक्त डिसक्वालीफाइड है। अच्छा, ये ग्रोस वायलेशन ऑफ लॉ कॉन्स्टिट्यूशन बिल्कुल सही है। तो थोड़ा सा बता देना अकबर साहब के फिर कोर्ट से आप कब रुजू कर रहे हैं? देखिए, अभी तक नोटिफिकेशन नहीं हुआ। जो ही क्योंकि जो इतलात आ रही है उससे ये लग रहा था कि ये नोटिफिकेशन जो है ये आज जारी होगा या कल जारी होगा, और यही बयानात दिए गए। तो जब नोटिफिकेशन होगा तो फिर हम इसको चैलेंज करेंगे कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट में। और कुछ लोग ये भी कहते हैं कि ये शायद कोई एक्ट ऑफ पार्लियामेंट है। ये एक्ट ऑफ पार्लियामेंट नहीं है। अगर फ़र्ज़ किया ये एक्ट ऑफ पार्लियामेंट भी होता, ये कानून भी होता, ये आईनी तरमीम भी होती, तो वो भी आप अदालत में चैलेंज तो कर सकते हैं ना। और ये तो एक्ट ऑफ पार्लियामेंट नहीं है, ये तो इन वायलेशन ऑफ द लॉ एंड द कॉन्स्टिट्यूशन हो रहा है। इसको तो मैं पूरा हक रखता हूँ एज अ फाउंडिंग मेंबर ऑफ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, जो समझता है कि हमारी जमात में हमने बुनियाद रखी थी कि हम खुद जमहूरियत को अपनाएंगे। ये तो बादशाहत है जब वो बाहर आके खुद कहते हैं कि जी हमें हुक्म दिया गया, हमें कहा गया है, हम उनके ताबे हैं, हम उनके फैसलों के ताबे हैं, हमें जो वो कहते हैं हम उसके मुताबिक करेंगे। 80 लोग जो PTI के तकरीबन गिव एंड टेक अ फ्यू, जब वो बैठ के उनमें एक भी इस काबिल नहीं था, एक शख्स जो उसका जमात से कोई ताल्लुक नहीं है, एक शख्स जिसका PTI से दूर दूर तक कोई ताल्लुक नहीं है। अकबर साहब, द क्वेश्चन रिमेन्स ना व्हाई नाउ। इससे पहले सुहेल आफरीदी साहब को भी तो लगाया गया CM, वो भी बानी PTI की इजाज़त से लगाया गया। खैर, अगर अदालत आपके हक में फैसला नहीं देती है और आपको डिजायर्ड रिजल्ट्स नहीं मिलते हैं तो अगले इकदामात आपके क्या होंगे फिर? देखिए, हमारा सियासी अमल तो जारी है। मैंने इंट्रा पार्टी इलेक्शंस को चैलेंज किया, सुप्रीम कोर्ट में मेरे हक में फैसला आया। मेरा क्या मकसद था? मैं उस वक्त ये कहता था कि आप पाकिस्तान में 10 इलेक्शन करा लें, कोई चेंज नहीं आएगी, कोई क़यादत में तब्दीली नहीं आएगी। क्यों? क्योंकि सियासी जमातें खुद जमहूरी नहीं है। मैं कहता था कि मैं पब्लिक ओपिनियन को मोबिलाइज करता था। मैंने लिख के इलेक्शन कमीशन को दिया, जो लेटेस्ट इन्होंने इंट्रा पार्टी इलेक्ट्रल फ्रॉड किया
जो मार्च की 3 तारीख को 2024 को, जिसको 5 मार्च को मैंने चैलेंज किया, मैंने लिख के दिया कि पीटीआई का इंट्रा पार्टी इलेक्शन जो है उसको इलेक्शन कमीशन मॉनिटर करे। क्यों नहीं ट्रांसपेरेंटली करना चाहते? क्योंकि इनको पावर चाहिए, क्योंकि इनको इख्तियार चाहिए, क्योंकि इनको आर्बिट्री इख्तियार चाहिए। ये वर्कर जो हमने जमात बनाई थी, देखिए पीटीआई तो बनी इस वास्ते थी कि स्टेटस को की पॉलिटिक्स को चेंज करना है। पहले 2 थी स्टेटस को की जमातें, अब उसमें तीसरी शामिल होगी है। और ये जो कोशिश है, ये जो अब कोशिश की जा रही है, मुफाहमत के नाम पे मुका की सियासत हो रही है कि पहले पावर दो में तकसीम किया जाता था, अब तीसरे के लिए एक जगह पैदा की जा रही है। इसमें कोई डेमोक्रेसी से कोई ताल्लुक नहीं, इसमें रूल ऑफ लॉ से कोई ताल्लुक नहीं। ये सिर्फ पावर की डिस्ट्रीब्यूशन है कि ये सब अपने अपना हिस्सा लेके बैठ जाए। हमारे यहाँ हुक्मरान खुशहाल होते हैं, अवाम बदहाल होते हैं। ये कैसी जमहूरियत है? अकबर साहब, ये जो कानूनी जंग आप लड़ने जा रहे हैं, इसमें क्या आप अकेले हैं या आप किसी और को भी साथ मिलाकर चलेंगे, या आप राब्ता करेंगे, या ताउन की आप ख्वाहिश रखते हैं दीगर पार्टीज या दीगर जमातों से? हरगिज नहीं करेंगे। अच्छा। देखिए वो जो मैं मांग रहा हूँ, मैं क्या कह रहा हूँ? मैं कह रहा हूँ कि आप डेमोक्रेसी को फॉलो करें, डेमोक्रेटिक प्रिंसिपल्स को फॉलो करें, लॉ एंड कॉन्स्टिट्यूशन को फॉलो करें। ये है वो फैसला जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला है। सुप्रीम कोर्ट की, इन अदालतों की, हमारे आइन और कानून की क्या वक़्त रह गई कि बाहर बैठ के आप मुकमुका करें, कि बाहर बैठ के आप एक और एनआरओ का फैसला करें? क्यों? क्योंकि वो आपको कन्वीनियंट है टू रिमेन इन पावर। इससे अवाम को क्या मिलता है? क्या हम ये पहले ये तजुर्बात नहीं कर चुके? ये डेमोक्रेसी है ही नहीं। इंशाल्लाह हम एक सही डेमोक्रेटिक मुल्क बनेंगे जिसमें लोगों का भला हो, लोगों को रोजगार मिले, महंगाई कम हो, लोगों के। बिल्कुल ठीक है। अकबर साहब, ये बताइएगा कि आपके नज़दीक अब अपोजिशन लीडर की तकर्री का मामला जो है, इसके अंदर शफाफियत को फिर कैसे यकीनी बनाया जा सकता है? क्या पार्लिमानी रूल्स के अंदर कोई तब्दीली की जाए, कोई इस्लाहात ज़रूरी हो गई हैं इसके लिए? देखिए, मैं समझता हूँ कि पार्लिमानी रूल्स में जो इस्लाहात हैं, सबसे पहले तो ये कि उसमें एक डेमोक्रेटिक प्रोसेस को डिफ़ाइन करने की ज़रूरत है। जो रूल 39 है उसमें एक डेमोक्रेटिक प्रोसेस को डिफ़ाइन करें और उसमें ये लिखें कि बिला किसी किस्म के इन्फ्लुएंस के, किसी के इन्फ्लुएंस के, चाहे वो पार्टी का हेड ही क्यों ना हो या पार्टी का फॉर्मर हेड ही क्यों ना हो, जो बैठ के ट्रैफिक और स्ट्रिंग्स को कंट्रोल कराओ, क्योंकि वो इस सुप्रीम कोर्ट के फैसले के खुला खिलाफ वर्जी है। एक प्रोसेस को डिफ़ाइन करें जो नॉर्मल एक डेमोक्रेटिक प्रोसेस है कि जी इस दिन नॉमिनेशन पेपर्स फाइल होंगे, इस दिन स्क्रूटनी होगी, फिर वोटिंग होगी, उसमें कुछ दिन आप दे दीजिए कैनवसिंग के लिए। उसके बाद एक डेमोक्रेटिक प्रोसेस के ज़रिए जो इलेक्टोरल कॉलेज में क्वालिफाइड है वो वोट देंगे, एक लीडर ऑफ द ऑपोजिशन होगा। आप मुझे ये बताइए कि पाकिस्तान में आज तक किसी पार्लिमानी जमात ने अपना लीडर ऑफ द हाउस को चेंज किया है डेमोक्रेटिकली? बिल्कुल सही, आपने सवाल भी सही उठा रहे हैं। आपका ये जो स्टांस है ना कि आप ये जंग लड़ने जा रहे हैं और इस जंग के अंदर बाकी किसी जमात को शामिल नहीं करेंगे क्योंकि उनके ऊपर भी वही इल्ज़ाम है कि वो स्टेटस को की सियासत कर रहे हैं। दिस इज़ अ वेरी गुड आंसर बाय द वे। थैंक यू सो मच। अकबर एस बाबर साहब हमारे साथ मौजूद थे और इस सारे मामले के ऊपर जो है ना अपना स्टांस हमारे सामने रख रहे थे। लेट्स सी क्या बनता है, अदालत जाते हैं या नहीं जाते। और आज हो जाता है ऑपोजिशन लीडर का नोटिफिकेशन कौमी असम्बली के अंदर, सियासत किस मोड़ की तरफ जाएगी आने वाले दिनों में पता चल जाएगा। एक ब्रेक की तरफ जाते हैं। ब्रेक के बाद आपको कहेंगे खुशामदीद। और अब हमारे सेगमेंट में एक आलमी मसले पर हमने बात करनी है जिसके असरात पाकिस्तान में नहीं बल्कि पूरी दुनिया में अब महसूस किए जा रहे हैं, यानी कि रोजगार का मसला। बेहतर मुस्तकबिल की तलाश में लोग निकलते हैं, बाइज्जत मुलाजमतों का बहरान हमें नजर आ रहा है। इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन की एक ताज़ा रिपोर्ट सामने आई है, ग्लोबल एम्प्लॉयमेंट एंड सोशल ट्रेंड्स 2026, जिसके मुताबिक दुनिया भर में तकरीबन 30 करोड़ मेहनतकश आज भी इंतहाई गुर्बत की जिंदगी गुजार रहे हैं और रोजाना $3 से भी कम वो कमा रहे हैं। $3 से भी कम। इसको आप हिसाब लगाएं तो मेरे ख्याल से पूरा 1000 भी नहीं बनता, पूरे 1000 रुपये भी नहीं बनता। अगरचे आलमी सतह पर बेरोजगारी की शरह जो है वो निस्बतन मुस्तहकम है, लेकिन ज़मीनी हकाइक जो है ना वो ये जाहिर करते हैं कि गैर रस्मी मुलाजमतों में इजाफा, नौजवानों में बेरोजगारी और बाइज्जत रोजगार तक महदूद रसाई एक संगीन मसला भी बनती जा रही है। पाकिस्तान कहाँ पर स्टैंड करता है, पाकिस्तान में हो क्या रहा है, एंड ओवर द ईयर्स, ओवर द टाइम इसके अंदर क्या तब्दीली की जा रही है, क्या पॉलिसीज़ बनाई जा रही हैं, इन सबको डिस्कस कर लेते हैं। हमारे साथ इस वक्त मौजूद है इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन पाकिस्तान की प्रोग्राम ऑफिसर राबिया रज़ाक ने हमें ज्वाइन किया स्टूडियो। बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम राबिया। वालेकुम सलाम। कैसी हैं आप? बिल्कुल ठीक। ग्लैड टू हैव यू ऑन द शो। सबसे पहले व्हाट डू यू थिंक अबाउट दिस रिपोर्ट?
जैसे कि अभी हम बात कर रहे थे कि जो ग्लोबल रिपोर्ट है वो आईएलओ की एक फ्लैगशिप रिपोर्ट है और वो एक पीरियोडिसिटी से हम इशू करते होते हैं। ये तजिया लेती है ओवर 180 ममालिक का कि वहाँ पे लेबर के हवाले से जो लेबर मार्केट्स हैं उनकी गवर्नेंस कैसी है, लेकिन जो आदादुशुमार है जिसमें आप वर्किंग एज पॉपुलेशन की अगर बात करें तो उसमें लेबर में एम्प्लॉयड कितने हैं, अनएम्प्लॉयड कितने हैं, आउट ऑफ लेबर कितने हैं जो देर लुकिंग फॉर वर्क। तो ये काफ़ी इन डेप्थ आप कह सकती हैं कि तज्जिया करती है इन आदादुशुमार का, और फिर ज़ाहिर उसको जेंडर लेंस से भी देखती है कि ख़वातीन पे इसका इम्पैक्ट कितना हो रहा है। ये स्टेटिस्टिक्स की हद तक लिमिटेड नहीं है, इट टेक्स अ डीपर डाइव इनटू लेट्स से आपके जो सोशल डायलॉग के मैकेनिज़म्स हैं वो क्या हैं, लेबर मार्केट की गवर्नेंस जो है वो डिफरेंट मुल्कों में कैसे की जा रही है और वहाँ पे पॉलिसी साजी की वजह से जो इम्पैक्ट्स आ रहे हैं वो क्या है। तो जो एम्प्लॉयमेंट ट्रेंड्स और सोशल आउटलुक आपने रिपोर्ट की बात की है वो आपको एक कह सकते हैं एक स्नैपशॉट दे देती है कि ओवरऑल आलमी सतह पर क्या क्या ट्रेंड्स हैं और मुख्तलिफ कॉन्टिनेंट्स, मुख्तलिफ जो आपके जैसे एशियन पैसिफिक के अंदर पाकिस्तान फॉल करता है, तो एक आपको ओवरऑल ट्रेंड ये भी बताती है कि कौन से ममालिक हैं दैट आर लैगिंग बिहाइंड एंड हु आर द वंस दैट आर। क्या पाकिस्तान बेहतरी की तरफ जा रहा है? अभी कुछ बेहतरी आई है पाकिस्तान के अंदर या नहीं आई? ये आई गेस इसका एक स्ट्रेट येस और नो आंसर नहीं हो सकता। मेरे ख्याल से इवन जो ग्लोबल रिपोर्ट है वो भी इसी की तरफ इंडिकेट करती है कि जहाँ पे कुछ शुमारियाँ जो हैं वो परहैप्स गिरे हैं, कुछ बेहतर भी हुए हैं। अब जैसे हम पाकिस्तान की बात करें तो मेरे ख्याल से थोड़ा सा जो आपके ऑडियंस के लिए भी इम्पोर्टेंट होगा वो ये जानना है कि सबसे पहले तो ये कि व्हाट इज़ द लैंडस्केप इन पाकिस्तान, हम किन लोगों की बात करें। तो अगर आप देखें कि वो लोग जो एक्टिव वर्किंग एज पॉपुलेशन में है वो हमारी लेबर फोर्स सर्वे के मुताबिक जो अभी 24-25 में शाया हुआ है, 24-25 के लिए शाया हुआ है, उसके मुताबिक 179 मिलियन लोग जो हैं वो लेबर वर्किंग एज पॉपुलेशन का हिस्सा हैं। अब इसमें जो लेबर फोर्स के अंदर हैं जो एम्प्लॉयड हैं या अनएम्प्लॉयड हैं वो हैं 83 मिलियन। इसका फर्दर बाइफिकेशन करें जो मेरे ख्याल से जहाँ पे इंपॉर्टेंट चीज़ आ जाती है कि जी एम्प्लॉयड कितने हैं। 77.2 मिलियन लोग इस लेबर फोर्स सर्वे के मुताबिक जो हैं वो पाकिस्तान में एम्प्लॉयड हैं। अब अगर हम इसको मवाजना करें जो आखिरी हमारा 2021 में लेबर फोर्स सर्वे आया था तो ये 10 मिलियन का इजाफा हुआ इसमें। अब ये 10 मिलियन हमारे लिए खुशाइन है कि जी बढ़ रही है हमारी लेबर फोर्स। ख़वातीन की तादाद बढ़ी है इनमें? ख़वातीन की तादाद शरह में इजाफा हुआ है। 21% थी 2021 में, अब 24% हो गई है। और ये एक चीज़ इसमें आपने कहा कि ठीक है यहाँ पर शरह बढ़ी है, आबादी जिस हिसाब से पाकिस्तान की बढ़ रही है क्या उस हिसाब से ये शरह बढ़ी है या ओवरऑल शरह बढ़ी है, आबादी का तनासुब नहीं है इसमें शामिल? अच्छा, अब हम उस वर्ज पे आ गए हैं जहाँ पे हमें उस डिविडेंड को देखना है कि क्या हमारी आबादी का वो हिस्सा जो वर्किंग एज पॉपुलेशन में है, हु आर सीकिंग फॉर एम्प्लॉयमेंट, आर एक्चुअली बीइंग एब्जॉर्ब्ड इन एम्प्लॉयमेंट ऑल्सो। तो हम अभी तक तो सेफ जोन में हैं, लेकिन वी आर एंटरिंग दैट काइंड ऑफ टाइम वेयर वी हैव टू एक्टिवली फाइंड एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज फॉर दोज हु आर लुकिंग फॉर वर्क। इस रिपोर्ट को देखकर ज़्यादा तशवीश या सरप्राइजिंग इसलिए भी ज़्यादा लगती है क्योंकि दुनिया आपस में बहुत ज़्यादा कनेक्ट कर रही है, मीन्स ज़्यादा है कनेक्ट करने के। कोई भी बंदा कहीं पर भी बैठ के नौकरी ढूंढ सकता है, ज़राए ज़्यादा हैं, तो इस तरह के दौर में तो नौकरियों के मौके ज़्यादा पैदा हो रहे हैं, फिर एम्प्लॉयमेंट का कम हो जाना ये यकीनन एक सरप्राइजिंग चीज़ है। बिल्कुल, जैसे कि ग्लोबल एम्प्लॉयमेंट रिपोर्ट कहती है कि 4.9% जो है वो अनएम्प्लॉयमेंट है। पाकिस्तान में भी इसकी शरह 5.9 के करीब है। अगेन ये आपको इंडिकेट तो करता है कि वो लोग जो अनएम्प्लॉयड है वो आपके तनासुब उसका कितना है, लेकिन ये नहीं बताता कि जो क्वालिटी ऑफ जॉब्स हैं वो क्या हैं। सो आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं कि कनेक्टिविटी बढ़ गई है। अच्छा, कि ये भी एक थोड़ा सा अजम्पशन है कि कनेक्टिविटी हर जगह बढ़ गई है। पाकिस्तान में अगर आप डिजिटल डिवाइड देखें, एक्सेस उसका आपका जो यूजेज है, मोबाइल्स काफ़ी लोगों के पास हैं, 75 मिलियन लोग जो हैं वो कवर्ड हैं, लिमिटेड है, एक्सेस लिमिटेड है, इंटरनेट की कनेक्टिविटी, उसकी क्वालिटी, एंड देन बीइंग एबल टू यूज इट वाइजली एंड फॉर प्रोडक्टिव मीन्स। तो वो जो आपकी जो उससे आप इकोनॉमिकली पार्टिसिपेट कर सकते हैं वो उसको किस तरह से किया जा रहा है वो एक सेम टाइम एआई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की वजह से जितनी जॉब्स कम हो रही हैं, ठीक है, नई अपॉर्चुनिटीज़ उस हिसाब से नहीं बढ़ रही हैं। इसके ऊपर भी काम किया जाता है कि ये पता लगाया जाए कि जितनी जॉब्स जा रही हैं क्या उतनी प्रोड्यूस भी हो रही हैं या नहीं हो रही हैं। अच्छा, अब AI जो है ना हैज़ नॉट रिप्लेस्ड, AI ने रूटीन के कामों को
आप ग्लोबली देखें तो रिप्लेस कर दिया है। आप बैंक टेलर्स जो हैं वो अब नहीं रहे, अब वो एक ऑटोमेशन की तरफ जा रहा है, ऑटोमेशन की तरफ जा रहे हैं। अब अगेन जो मैं डिजिटल डिवाइड की बात करी थी, पाकिस्तान में अभी भी 97% मैनुअल काम होता है। हमारी ऑटोमेशन, हमारा डिजिटल टेक्नोलॉजी का जो कवरेज है, इट्स नॉट एज सिग्निफिकेंट एज इन अदर कंट्रीज। तो यहाँ पे ये देखने में आ रहा है कि वो जो रूटीन के काम हैं उसमें एनालिटिक्स हो गई, डेटा एनालिसिस हो गया, उसमें तो हम उसको यूज़ कर रहे हैं। बैंकिंग में, सर्विसेज सेक्टर में काफ़ी हद तक यूज़ हो रहा है, लेकिन ये भी एक्सेप्शनल केसेस हैं पाकिस्तान के लिए। ठीक है, हमारे यहाँ जैसे मैंने बताया 75 मिलियन लोगों तक आपका जो डिजिटल मीन्स है वो तो एक्सेस है, लेकिन जो आपका फाइबर ऑप्टिक्स का भी नेटवर्क है वो 1% भी नहीं कवर करता। सो हमें ह्यूमन रिसोर्स चाहिए, ठीक है, ह्यूमन रिसोर्स का बहुत लोग चाहिए, स्कोप है, बट अपॉर्चुनिटीज उस तरह से नहीं है। हमें वो लोग चाहिए जो स्किल्ड हों सर्टन ऑक्यूपेशनल ट्रेड्स में, जो जिनकी पोटेंशियल बढ़ रहा है। एआई के अंदर बहुत पोटेंशियल है कि उसको, अब आप मेडिकल साइंस में देख लें तो एआई असिस्टिव डायग्नोस्टिक्स जो है वो बढ़ना शुरू हो गए हैं। लेकिन जहाँ पे ह्यूमन इंटरेक्शन ज़रूरी है, जहाँ पे आपको क्रिटिकल थिंकिंग ज़रूरी है, प्रॉब्लम सॉल्विंग ज़रूरी है, वो अभी भी ह्यूमन रिक्वायरमेंट चाहती है। तो ये पोजीशंस जो है दे विल नॉट बी इजीली रिप्लेस्ड, लेकिन बहुत ज़्यादा मैकेनिकल काम में जो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर है वहाँ पे बढ़ रही है। लेकिन अगेन जो टेक्नोलॉजी अपटेक है उसकी कैपेसिटी तमाम सेक्टर नहीं रखते, स्पेशली पाकिस्तान में। कंप्लीटली तो रिप्लेस नहीं किया जा सकता इंसानों को, कंप्लीटली रिप्लेस नहीं होगा, और वो असिस्टिव, अल्लाह करे ऐसा ही हो। मैं हमेशा इस चीज़ से बहुत ज़्यादा डरती हूँ। बहुत शुक्रिया आपका। I wouldn't want to see robots sitting here at all. No. Thank you so much. राबिया रज़ाक हमारे साथ मौजूद है। आई होप आपको पसंद आया होगा ये सेगमेंट। एक ब्रेक की तरफ जाते हैं। ब्रेक के बाद आपको कहेंगे खुशामदीद। अगर आप भी कहीं पर जॉब कर रहे हैं तो कभी ना कभी आपका वास्ता किसी ऐसी बॉस से पड़ता होगा जो एक खातून बॉस होंगी। तो आज हमने इस बारे में बात आपका पड़ा है किसी को? अच्छा, मेरा सवाल था, आयशा ने मेरे से पूछ लिया, आप बताएं पहले। नहीं, मेरा वास्ता नहीं पड़ा अभी तक नहीं। क्योंकि खवातीन को अपॉर्चुनिटीज बड़ी कम मिलती हैं कि इस लेवल पर आकर वो काम करें और अपने स्किल्स को दिखाएं, लेकिन जिन खवातीन को, बासलाहियत खवातीन को ये मौका मिलता है वो करके भी दिखा रही होती हैं। तो आज हमने इसी पर बात करती हैं फीमेल बॉसेस जो हैं। आप जानना चाह रही फीमेल बॉसेस कैसी होती हैं? आसान अल्फाज में ये जानना चाह रही हैं भाई, आपकी अगर फीमेल बॉस हैं तो वो कैसी हैं, आप बताना चाहें तो आप बता सकते हैं। कोशिश करिएगा अपना नाम अनाउंस ना करें, हम भी आपसे नहीं पूछेंगे आपका नाम क्या, लेकिन अपने दिल की बात आप पुरानी कंपनी का बता सकते हैं, जरूरी नहीं अभी जब आप काम कर रहे हैं हम अपने लिए मसला बना लें। अच्छा चले, अगर बताना है तो बता दीजिएगा, नम की भी मान लेते हैं। ये दोनों मनसब जो है किसी को मिलेंगे, कैसे मिलेंगे, उनका रवैया कैसा होगा, ये बड़ा इंपॉर्टेंट होता है। इसके साथ साथ आप एम्प्लॉय कैसे हैं, ये बहुत ज़्यादा डिपेंड करता है इस चीज़ के ऊपर कि आपका लीडर कैसा है। और अगर खातून बॉस है तो वो अच्छी बॉस है या नहीं बॉस है, और ये बड़ी ना डिस्कशन चलती रहती है कि भाई तुम्हारा फीमेल बॉस है या मेल बॉस है, कौन सा अच्छा बॉस होगा। अच्छा जी, जब से दुनिया भर में ख़वातीन ने अपनी मेहनत और काबिलियत के बलबूते पर इदारों की सरबराही संभाली है तो दफ्तर का माहौल हो गया, मुलाजमीन के मसाइल हो गए, इनके अंदर एक नया रंग भी आया है। कुछ तजुर्बात और सर्विस जो हैं वो ये बताते हैं कि ख़वातीन बॉसेस ज़्यादा मेहनती होती हैं, फोकस्ड होती हैं, उसूल पसंद होती हैं, लेकिन बाज़ औक़ात वो अपनी जिन्स के मुलाजमीन के साथ नरम रवैया नहीं रख पाती हैं। नाउ आई डोंट नो अबाउट दिस। नहीं, इस तरह की चीज़ें मैंने खुद एक्सपीरियंस तो नहीं की, लेकिन लोगों से सुनी है। वो ये वाली बात ज़रूर कर रहे होते हैं कि ख़वातीन का ख़वातीन के साथ ही जो रवैया है वो थोड़ा सा नरम लहजे में बात नहीं करी होती हैं। आई डोंट नो इसमें कितनी सदाकत है, क्योंकि मैंने भी किसी खातून से उनके अंडर इस तरह से काम नहीं किया, कोई खातून बॉस मेरी नहीं रही है। अच्छा, वी हैव टू बी वेरी वेरी केयरफुल, क्योंकि हमारे साथ एक खातून बॉस भी बैठी हुई हैं। हम खवातीन हैं, हम बॉस नहीं है ना, खातून बॉस हमारे साथ इस वक्त मौजूद है। तो हम जरा ये डिटर्मिन करने की कोशिश करेंगे कि भाई मेल या फीमेल होना आपको अच्छा बॉस बनाता है या फिर आपकी पर्सनालिटी आपको एक अच्छा बॉस बनाती है। एक चीज़ जिसको मैं पॉइंट आउट करना बहुत ज़रूरी समझती हूँ वो ये है कि जब कोई खातून बॉस आती है ना तो हमारे प्री डिटर्मिन्ड उनके बारे में परसेप्शंस होते हैं कि खातून है, ओहो इसके ये मसले होंगे, ये मसले होंगे, ये मसले होंगे, ये रवैया क्या ठीक है या नहीं है, या फिर दफ्तर का माहौल जो है वो खातून बॉस के होने से अच्छा होता है, मेल बॉस के होने से अच्छा होता है। ये सब कुछ आज हमने जानना है। हमारे साथ कॉल भी कर सकते हैं आप, बताएं दो पर्टिनेंट गेस्ट मौजूद होंगे, उनमें से एक ने हमें ज्वाइन कर लिया है। उनका मैं इंट्रोडक्शन करवा देती हूँ। रोहमा लबीब साहिबा हमारे साथ मौजूद हैं जो कि कंट्री डायरेक्टर पाकिस्तान है एक्सेलरेट प्रॉस्पेरिटी की, और दूसरे जो भी गेस्ट आएंगे उनसे भी आपकी मुलाकात करवाएंगे। लेकिन वेलकम करते हैं रोहमा को। अस्सलाम वालेकुम। थैंक यू फॉर हैविंग मी। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस। सबसे पहले ये बताएं कि आपने हमारा इंट्रो सुना, हमारी बातें सुनी, एग्री करती हैं आप?
आई थिंक बहुत सारी चीज़ें इसमें दैट नीड टू बी ब्रोकन डाउन. फर्स्ट ऑफ ऑल आई एम होपिंग कि मेरी कोई टीम मेंबर या मेरे कोई टीम से कोई कॉल नहीं कर रहा हो एनोनिमसली, देन आप लोग को सब कुछ सामने आ जाएगा. यू कैन कॉल. अगर आप कोई शिकायत करना चाहते हो ना रोमा की, आप अपने बॉस के बारे में कोई बात करनी है तो आप लाइव कॉल कर सकते हैं जी. नहीं, बट आई थिंक देयर इज अ लॉट ऑफ बोथ ट्रूथ एंड अ लॉट ऑफ थिंग्स जो डिपेंड करती हैं आई थिंक इंडिविजुअल पे भी. एंड एज वी गो along I think there's going to be a lot of topics or personality traits जो मुझे लगता है कि एक इंडिविजुअल में होनी ज़रूरी है, ना कि एक फीमेल या मेल वर्सेस में होती है. क्योंकि बहुत सारे केसेस ऐसे भी होते हैं जहाँ फीमेल बॉसेस आर नॉट द मोस्ट अमेजिंग बॉसेस, राइट. तो हम ऐसे आई थिंक एक जनरलाइज नहीं कर सकते इन एनी वे, लेकिन डेफिनेटली देयर सम ट्रेट्स. इमोशनल इंटेलिजेंस एक बहुत बड़ा ट्रेट है जो मुझे लगता है एज अ फैक्ट एक्चुअली कि फीमेल्स में ज़्यादा होता है. तो वो ऑटोमेटिकली आपकी लीडरशिप में भी आता है. बट वी कैन गो इनटू मोर. अच्छा, लोग उस चीज़ को फिर मिसजज भी तो कर लेते हैं ना. इफ़ अ फीमेल बॉस इज लिटिल बिट सॉफ्ट है, वो अंडरस्टैंड भी कर रही है आपकी प्रॉब्लम को कि आप अगर वल्नरेबल हैं तो वो आपको किसी तरह से अपनी छत्र छाया के अंदर ना महफूज कर लेगी. तो लोग उस चीज़ को ना आपकी कमज़ोरी भी समटाइम्स वीकनेस भी समझना शुरू कर देते हैं. उस चीज़ से कैसे कोप अप किया जाए? क्या वाकई में वो वीकनेस है एक फीमेल बॉस की? नहीं, आई थिंक ये एम्पैथी होती है. एंड आई थिंक एम्पैथी एक लीडर के लिए इज़ अ वेरी बिग स्ट्रेंथ. ठीक है, वो आई थिंक इज़ द कोर स्ट्रेंथ जो एक लीडर के अंदर होनी चाहिए. ओके. लेकिन ये है कि आपको एक बैलेंस रखना होता है, क्योंकि एक लीडर और मैनेजर या कोई भी इंडिविजुअल उसने अपनी ऑर्गेनाइजेशन को भी चलाना है. वो भी अकाउंटेबल है किसी गवर्नेंस के लिए या कोई ना कोई KPIs मीट करने के लिए, कोई टारगेट्स मीट करने के लिए, अपनी ऑर्गेनाइजेशन को सक्सेसफुल करने के लिए. तो अगर आप वो बैलेंस मेंटेन नहीं करेंगे ना, अनफॉर्चुनेटली लोग एडवांटेज भी उठाते हैं. बिल्कुल सही बात. अच्छा, फीमेल बॉसेस क्या बेहतर रवैयों को अंडरस्टैंड कर सकती हैं, क्योंकि वो खुद एक खातून है और कोई खातून एम्प्लॉय अगर उसके साथ काम कर रही है तो उसकी इमोशनली वो कैसा फील कर रही होगी, कौन सी सिचुएशन में होगी, आपको लगता है कि वो खातून होने के नाते बेहतर तौर पर अंडरस्टैंड कर सकती है, वो समझा पा रही होगी? बिल्कुल, आई थिंक ये तो एक ह्यूमन साइकी है कि एक खातून ज़्यादा कंफर्टेबल होती है एक दूसरी खातून से बहुत सारी चीज़ें शेयर करने में. तो आई थिंक मेरी ऑर्गेनाइजेशन में भी वीव हैड दिस सिचुएशन. लोग ज़्यादा कंफर्टेबल होते हैं, मदर्स ज़्यादा कंफर्टेबल होती हैं काम करने के लिए विद फीमेल बॉसेस. आई थिंक दिस इज़ अ फैक्ट. लेकिन एट द सेम टाइम आई थिंक मैंने अपनी लाइफ में भी, अपने करियर जर्नी में भी बहुत सारे ऐसे बॉसेस देखे हैं जो फीमेल्स को अंडरस्टैंड करते हैं. मेरे अपने बॉस ऐसे हैं, ही इज़ वेरी वेरी अंडरस्टैंडिंग. वो अपॉर्चुनिटीज़ देते हैं. तो आई थिंक एक दोनों तरफ से हो सकता है. आप जब बात कर रही हैं ना तो शिकायतें आना शुरू हो चुकी हैं. लाइव कॉलर हमारे साथ हैं. अली की तरफ चलते हैं. इस्लामाबाद से उनकी कॉल है. अली, आप बताइएगा, अच्छी बॉस हैं आपकी, बुरी बॉस हैं, कैसा तजुर्बा है आपका? कोई फीमेल बॉस रही है? अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग. क्या हाल है? जबरदस्त. आप कैसे हैं? अच्छा, मैं ठीक ठाक हूँ. इत्तेफाक से मेरी आज से काफी अर्से पहले की बात है, ये मेरा 5-6 इदारा है. तो मेरी पहली बॉस फीमेल थी. शी वॉज वेरी कंपैशनेट और बहुत ज़्यादा. अच्छा, मैंने जो चीज़ उनके अंदर देखी वो ये था कि शी वॉज बेसिकली उनकी ब्रॉटअप जो है ना अमेरिका में हो चुका था. शी केम टू पाकिस्तान और उन्होंने हमें हेड किया. तो ये था कि उनकी अंडरस्टैंडिंग थी कि जो भी सबऑर्डिनेट्स हैं उनके साथ कम्युनिकेशन गैप नहीं होना चाहिए. जो भी टास्क और टारगेट दे रहे हो उसको अचीव करने के लिए आप कम्युनिकेशन गैप्स को रखेंगे तो उससे हर्डल्स क्रिएट होंगे. और उसमें डेफिनेटली एक डेलीगेशन ऑफ पावर एंड अथॉरिटी, आपका बॉस आपके ऊपर ट्रस्ट कर रहा है या कर रही है तो वो मैटर करता है. तो ये कॉन्सेप्ट जो है लेजिस्लेरियन थ्योरी है. तो अगर आप डेलीगेशन ऑफ पावर एंड अथॉरिटी करते हो तो इसी सूरत में एक खातून बॉस बहुत ही अच्छी बॉस कहलाएंगी. चलें, दैट्स ग्रेट. आपका एक्सपीरियंस, अच्छा तजुर्बा शेयर कर रहे हैं. अच्छा रहा है. खालिद भी हमारे साथ हैं. जी खालिद, आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा है? थैंक यू वेरी मच. इनफैक्ट मेरे कैरियर के आगाज में ही 2 खवातीन बॉसेस से वास्ता पड़ा मेरा. वाह. और एक पाकिस्तानी थी, दूसरी अमेरिकन खातून थी. वो एज ए कंसल्टेंट एक प्रोजेक्ट को हेड कर रही थी. जनरली आई फाउंड देम वेरी गुड, सिंपैथेटिक. उनका एटीट्यूड होता था मुख्तलिफ इशूज़ के हवाले से. लेकिन एक ऑब्जर्वेशन भी ज़रूर रही. मैं रेफरेंस दूंगा प्रेसिडेंट निक्सन का, तो उन्होंने अपनी एक किताब में लिखा है कि women as a boss likes to be behave like a male boss. लेकिन वो ये चाहती हैं कि in respond they should be treated as a woman. ये एक परसेप्शन है.
और इस परसेप्शन में मैंने मेरी अपनी ऑब्जर्वेशन में काफी हद तक सच्चाई भी पाई जाती है। चलें, हमारे साथ एक फीमेल बॉस भी हैं, उनसे आपकी इस बात का जवाब भी लेंगे। वो क्या सोचती हैं? रोमा, आप सुनती रहिए, आपकी एक टीम और से भी कोई कॉलर हो भी हमारे सकता है। एक और कॉलर है हमारे साथ, अब्दुल अनान, उनसे भी जरा सुन हासिलपुर लेते से। हैं हासिलपुर से हैं कि उनका एक्सपीरियंस कैसा रहा है। देन हमारे अगले जो गेस्ट है ना, उन्होंने भी ज्वाइन कर लिया, उनका भी मैं इंट्रोडक्शन करवाती हूँ। जी अब्दुल अनान। जी अस्सलाम वालेकुम एंड आयशा, कैसी हैं आप? ठीक हैं? बिल्कुल ठीक ठाक। मेरा कुछ सॉरी गला खराब हो गया आपसे बात करते करते। जी, असल जी, में आप... खवातीन का डर होना चाहिए इंसान के अंदर, तो खवातीन जैसी जात ही कोई नहीं। मैं ये कहता हूँ कि इतनी कंपेटिबल और इतनी परफेक्ट माशाल्लाह। और एक बात मैं आपके सामने रखता चलूँ अनम एंड आयशा, जो खातून बॉस होती हैं और जो मेल बॉस के अंदर एक डिफरेंस ये है कि मेल बॉस ने देखना है जी आइए बताइए और चले जाइए। जो खातून होती है उसने कहना है हाँ जी कहाँ कहाँ है, कौन कौन है, कहाँ कहाँ से आना है, लाइए दिखाइए, वो कहाँ है, ये कहाँ है। तो जितना डीपली खातून देख के मामलात को टैकल कर सकती है, और मैं चूंकि खातून बॉस के साथ मेरी भी जिम्मेदारी रह चुकी है, मैं खुद जॉब करता हूँ, तो जो उन्होंने उस चीज को टेकअप करना ना, वो मेल कभी भी नहीं कर सकता। मेल ने कहना हाँ जी मैं जी ये कर दूंगा, बस ऐसे हो जाएगा बस। तो जो उसका ग्राफ होता है काम करने का, वो उतनी सुस्त रवि से वो आगे लेके जाता है जितनी वो। आप कह रहे हैं कि जितना डीपली एक खातून बॉस देख सकती है चीजों को, उतना शायद डेप्थ में जाकर कोई मेल बॉस नहीं देख सका। बिल्कुल ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया अब्दुल हनान, आप हमारे साथ मौजूद थे। जो हमारे तीनों कॉलर्स थे उन सबकी तकरीबन एक जैसी राय जो है, उनको सुन के ना मेरा भी दिल करने लगा, हमारा बॉस भी, मेरी बॉस जो है ना वो भी फीमेल होनी चाहिए। क्या मतलब आप रिप्लेस करना चाह रही हैं? मैं किसी को रिप्लेस नहीं करने जा रही हूँ, हमारे बहुत सारे बॉसेस हैं, एक नई आ जाएंगी तो कोई मसला नहीं है। उमैर जरिया हमारा ने भी हमें ज्वाइन कर लिया। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप? माजरत में लेट हो गया। लेट हो गया, कोई मसला नहीं, आपको चाय शाय पिलाए? ठीक जी, आई गॉट माय ओन। आपकी क्या ऑब्जर्वेशन या आपका क्या एक्सपीरियंस है खवातीन बॉसेस को लेकर? मुझे तो हमेशा फीमेल बॉसेस मिली एंड आई हैड ग्रेट टाइम। आई थिंक दे चेंज मी एज अ लीडर। फीमेल बॉसेस मिलना आपको तब्दील कर देती हैं एज अ मेल लीडर, क्योंकि अगर वो ना मिली हो तो आप वही कंपेटिटिव, ईगो ड्रिवन, जिस तरह मर्द अपनी टीमें बनाते हैं, उसमें मुकाबले कराते हैं, फिर किसी की किट लगाते हैं, एक जिस तरह बॉयज़ कॉलेज माहौल होता है। सो दैट्स मेन एंड मेन आर लाइक दैट इवन इन द सिलिकॉन वैली। तो वो तब्दील नहीं होते, लेकिन जहाँ खवातीन आ जाए वहाँ टेबल तब्दील हो जाती है, गुफ्तगू नहीं ज़रूरी नहीं। अच्छा, एट टाइम्स डिसिप्लिन आउट भी हो सकता है, ये पर्सनैलिटी की बात है, लेकिन ये ज़रूर होता है कि होलिस्टिक हो जाती हैं। आपके कॉलीग्स एलिवेटर में कह रहे थे कि दिमाग की बहुत दही करती हैं और आप भी यही बात सो वो उसका मतलब ये है कि बहुत सारी और बातें आ जाती हैं। मैंने कभी किसी फीमेल बॉस के साथ काम नहीं किया है, तो मैं उसके बारे में इतना ज़्यादा कोई अपना तजुर्बा नहीं बता सकती। लेकिन हाँ, राइट नाउ जो हमारी प्रेसिडेंट है, शी इज़ अ फीमेल एंड शी इज़ एन अमेजिंग फीमेल प्रेसिडेंट, सुल्ताना सिद्दीकी साहिबा, हम सब उनको जानते हैं। उनके साथ काम करने का तजुर्बा बहुत अच्छा है, बट वो अल्टीमेट हमारी वो डायरेक्ट बॉस नहीं है, इमीडिएट बॉस नहीं है, तो मैं ओपिनियन नहीं अपना दे सकती हूँ। मैं ये चाहूँगी कि आप थोड़ा सा उमैर ये बताएं, कौन कौन से पॉइंट्स आपने नोट किए जिसने आपको एज अ एक बेहतर लीडर बनाया खवातीन बॉस के होने के बाद? आई थिंक एक तो आप होलिस्टिक हो जाते हैं, आप बंदा पूरा देखते हैं, आप सिर्फ उसका काम नहीं देख रहे होते हैं। जैसे ना कि कहाँ से आ रहा है, क्या महसूस कर रहा है, क्या करना चाहता है, आपका लेंस बहुत डेवलपमेंटल होता है। खवातीन जिस तरह यहूदी ट्रेडिशन में है ना कि हर वक्त स्पिरिचुअली कनेक्टेड होती हैं, उन्हें इबादत भी नहीं करनी पड़ती, यानी आप वर्कर की बजाय तो इंसान के तौर पर देखना शुरू आप जिंदगी फॉस्टर करती है ना, तो आप बच्चे से बड़ा करती हैं। एक कुछ नहीं से बच्चा होता है, फिर वो बड़ा होता है, तो एक माँ उसके करीब होती है, बाप उसके करीब नहीं होता। सो एक फीमेल बॉस में मैंने जो ऑब्जर्व किया अपनी बॉसेस के अंदर, कि वो देख सकती है कि अच्छा अभी इसने सीखना है, अभी आगे मराहिल क्या है, इसको क्या माहौल देने की ज़रूरत है। जहाँ मर्द बॉस चैलेंज करता है कि तू कर, वहाँ खातून बॉस जिस तरह एक माँ रास्ता बिछाती है, रास्ता खोलती है। यही तो डेफिनेशन नहीं है लीडर की। लीडर जो है वो रास्ता बनाता भी है और फिर दिखाता भी है। आज के दौर में देखें ना, जेन जी तो बहुत ज़्यादा अलाइंड है फीमेल बॉसेस के स्टाइल से। जेन जी नहीं अलाइन करती ट्रेडिशनल मेल बॉस के स्टाइल से। वो चाहती है ज्यादा ट्रेंड है। आई डोंट नो, मैं आप एग्री करती हैं? खवातीन ज्यादा ट्रेंड है क्योंकि वो घर पे भी बॉस ही होती हैं। आप किसी भी मर्द से पूछ ले, आप भी बेहतर इस बारे में बता सकते हैं। जी, वो लतीफों में ज्यादा मशहूर है वैसे। अच्छा, एक्चुअल में ग्राउंड रियलिटी ये नहीं है। अच्छा रोमा, जो हमारे कॉलर्स ने जो बातें की, एक तो आप उसको भी रिस्पॉन्ड कर दें, और उमैर जो बात कर रहे हैं उसको आप किस तरह से देखें? बिल्कुल, एक तो तीनों कॉलर्स वर मेल
talking about it like this. I think ये एक बहुत बड़ी एक achievement है हमारे society में जो अब हो गई है, क्योंकि पहले कभी you couldn't even imagine कि female bosses के बारे में ऐसे लोग बात करेंगे. लेकिन I think एक caller ने जो एक बात की कि वो try करती हैं to be like male, or they want to be treated as reference जो उन्होंने दिया था, बिल्कुल, but they want to act as male bosses. I think you know आपकी जो organizations हैं और जिस तरह यहाँ society है, जिस तरह काम करने का culture है, it forces you. It forces you to be part of that culture. आपको करना पड़ता है sometimes to ensure कि आप एक वो बैलेंस लेके आ रहे हैं. आप बहुत ज़्यादा सॉफ्ट होंगे तो बहुत सारे आजकल Gen Z तो हैं, लेकिन अभी बहुत सारे लोग I don't think हमारी सोसाइटी में रेडी हैं या वो उस तरह सोचते हैं कि हम आसानी से चीज़ें इस लीडरशिप स्टाइल के साथ कर सकते हैं. Unfortunately they need something. इतनी कम हमारे पास विमेन लीडर्स हैं, ऐसा नहीं है कि नहीं है, लेकिन इतनी कम विमेन लीडर्स हैं. उसका रीज़न आपको रोमा क्या लगता है कि क्यों उस पोजीशन तक नहीं पहुंचने दिया जाता ख़वातीन को, जहाँ पे वो ज़्यादा अपने बेहतर तरीके से इम्पैक्टफुल डिसीजन कर सकें और एक जो परसेप्शन बना हुआ है उसको चेंज कर सकें? बिल्कुल, आई थिंक अब चेंज हो रहा है वैसे, लेकिन आई थिंक ट्रेडिशनली जो है हमेशा, क्योंकि औरतों की पर्सनल लाइफ भी बहुत ज़्यादा एक हैवी चीज़ होती है. ठीक है, आई एम अ मदर माई सेल्फ. बहुत ही मुश्किल होता है जब आपको बहुत सारी चीज़ें जगल करनी पड़ती है साथ ही. एंड आई थिंक अनफॉर्चुनेटली या फॉर्चुनेटली आप कहें, मेल्स के पास वो एक फोकस हो सकता है जो वुमेन के पास नहीं हो सकता. इसमें तब्दीली नहीं आ रही है? इसमें आ रही है, पॉलिसीज चेंज हो रही है. मुस्कुरा रहे हैं उमर, मैं आती हूं आपकी तरफ. लोग सपोर्ट कर रहे हैं, ऑर्गेनाइजेशंस बहुत चेंज हो रहे हैं. सबसे ज्यादा तो आई थिंक पेरेंट्स, थोड़ी सी तारीफ हो जाए मर्दों की, फिर जो हस्बैंड किसी मॉर्निंग शो पे किसी मर्दों की तारीफ हो जाए. आई डेफिनेटली थिंक सो. आपका सपोर्ट सिस्टम बहुत स्ट्रांग होना चाहिए, लेकिन एट द सेम टाइम इट्स जस्ट अ रियलिटी, राइट? आपको करना पड़ता है. जब इतनी सारी चीज़ें आप जगल कर रहे हैं तो ऑटोमेटिकली आपके अंदर एक वो टाइम मैनेजमेंट की स्किल आ जाती है, एक पेशेंस आ जाती है, जो आई थिंक एक अच्छी स्किल है एज अ लीडर की होनी चाहिए. बट आई कम्प्लीटली एग्री विद यू. आई थिंक देयर आर सर्टेन थिंग्स, एंड मैं फिर से जनरलाइज नहीं करूँगी. कुछ फीमेल्स होती हैं जो बहुत ट्रेडिशनली भी काम करती हैं, लेकिन जनरली देयर आर लॉट मोर अंडरस्टैंडिंग. राइट. हमारे साथ एक और कॉलर टू नो, मैं ये पॉइंट लेके उसके बाद कॉलर चले जाते हैं कि क्या लीडरशिप जो है वो खवातीन से सॉफ्टनेस को खत्म कर देती है? इसका जवाब मैं लेती हूँ, आप सोच लीजिए. या हमारे साथ मौजूद है. या क्या सवाल करेंगे? वालेकुम सलाम, गुड मॉर्निंग. पहले दोनों को सलाम. Good morning. और उमैर की मुस्कुराहट देख के तो भाई इनके पीछे बड़ी, इनकी मुस्कुराहट भी जबरदस्त है. मैं आपकी जो गेस्ट फीमेल गेस्ट है, मुझे उनका नाम नहीं समझ आया. तो रहमा ये बिल्कुल बहुत बेहतरीन बात करेगी. मेरी नज़र में देखें, बात ये होती है कि हाउ प्रोफेशनल यू आर. अगर आप प्रोफेशनल हैं, आपको डिसिप्लिन आता है, आपके कमांडिंग आपके पास है एबिलिटी, तो आपको लोग एक्सेप्ट करेंगे. और मैं आपसे कहूँगा, जैसे भी आपने कॉलर्स ने बहुत से कहा ना, मैं तो ये कहता हूँ कि भाई अब थिंग्स आर चेंजिंग है. इन 2026 में आप देखेंगे बहुत सारी फीमेल वेसेस आपको मिलेंगी. और मैं बिलीव मी और नॉट, क्योंकि मेरी भाभी खुद एक बैंक से मुंसलिक है और प्रायोरिटी बैंकिंग की हेड है, वो लेके चल रही है लोगों को और बड़ा अच्छा लेके चल रही है. अब जो फर्क है ना, वो ये आ रहा है कि अब ये बात हम करना छोड़ देंगे. लोग फीमेल को एक्सेप्ट नहीं करते. वी आर एक्सेप्टिंग द फीमेल. कहीं जगहों की सीईओ भी हैं और बहुत सारी बॉसेस भी हैं. हमारी वजीर आला है मरियम नवाज साहिबा, वो पूरे सूबे को लेकर चल रही हैं. कितनी अच्छी एडमिनिस्ट्रेटर है मेरा. बट एट द सेम टाइम या वी हैव अ लॉन्ग वे टू गो. हमें अभी बहुत लंबा सफर करना है. अगर हम वेस्ट की तरफ देखें ना, वो बहुत आगे हैं इस चीज़ के अंदर. लेकिन वक्त हमारे पास खत्म हो गया. आपका पॉइंट आ गया. या थैंक यू सो मच. मैं चाहूँगी कि लास्ट कॉमेंट जो है ना वो हम आपसे ले लें. आप क्योंकि लेट आए हैं इसलिए कम आपको वक्त मिला. मैं आपको पहले ही बता नहीं, मेरा कसूर है. आपका कसूर है. बताइए फिर क्या करना चाहिए, किस तरह से इस चीज़ को हम ज़्यादा बेहतर कर सकते हैं. एंड देन द एक्सेप्टेंस, आई होप कि आप एक्सेप्टेंस जनरली बहुत ज़्यादा है. इदारों ने बहुत काम किया है, हुकूमती सतह पे काम हुआ है, पॉलिसी लेवल पे काम हुआ है, और ख़वातीन लीडरशिप पे बहुत ज़्यादा आपको नज़र आएंगी. जहाँ नहीं थी वहाँ प्रमोट की गई हैं, एस्केलेट की गई हैं, जो कि मर्दों को बात अच्छी नहीं लगी, लेकिन मर्दों के लिए एडवांटेज रहा. जो मर्द अभी भी लिफ्टों में ये कह रहे हैं कि बहुत पकाती हैं, मैं फेस नहीं कर सकता, दिमाग ख़राब हो जाता है, आई थिंक उनके लिए ये अवेयरनेस का अहम मौका है. बड़े तमीज़ वाले अल्फाज इस्तेमाल किए, मैंने इससे ज़्यादा भी सुने हुए ख़वातीन. जी, उनको ज़रूर काम करना चाहिए. आई थिंक इसी से हम अपनी पर्सनैलिटी, काम सिर्फ काम तो नहीं होता ना, काम ने आपको आगे बढ़ाना होता है. अगर आपको ऐसी बॉस मिल जाए जो कि आपको आगे बढ़ा रही हो, तो ये जो चीज़ तपा रही होती है वो बहुत आगे बढ़ा रही होती है. तो फिर काम पे करें. अगर आपको ऑब्जेक्शन भी है, काम पे करें. पर्सनली उनकी कपड़ों पे, उनकी पर्सनालिटी पे जो टारगेट करने लग जाते हैं, मेरे ख्याल से वो सबसे ज़्यादा कंसर्निंग. एब्सोल्युटली. इंसान जब समझ नहीं आता कि और किस चीज़ पे गिराए, जब कॉम्पिटेंस नज़र आ रही है, जब काम हो रहा है, तो ये बड़ा आसान हरबा होता है. तो हम सब इस पे रिजॉर्ट करते हैं कहीं ना कहीं. और
केयरफुल होना चाहिए। ख़वातीन बॉसेस को भी अपने लुक्स को और अपनी प्रेजेंस को केयरफुली इस्तेमाल करना चाहिए। कहीं ना कहीं वो भी रजिस्टर होती है और जो मर्द उसी निगाह से फिर देखते हैं, इट हर्ट्स देम इन देयर करियर। आई नो दे आर नॉट कॉजिंग इट बट इट हर्ट्स देम। रोमा, इन द एंड आप कुछ कहना चाहेंगी? एंड मेरे पॉइंट को भी ऐड कर दीजिए, क्या सॉफ्टनेस खत्म हो जाती है लीडरशिप में आके? आई नो कि मेरे अराउंड जो लोग हैं वो तो कहते हैं कि बहुत ज़्यादा आप चेंज हो गई हैं रिसेंटली, लेकिन आई होप नॉट। आई विल गो बैक जो मेरा पहला अर्लियर पॉइंट था। आई स्टिल थिंक कि आई नो कि कुछ ट्रेट्स हैं फीमेल्स के अंदर दैट मेक देम बेटर लीडर्स परहैप्स, लेकिन आप इस तरह वो ब्लैंक स्लेट वो नहीं कर सकते कि सब एक जैसे ही होंगे। आपके अंदर एक कुछ क्वालिटीज़ होनी चाहिए एंड आई थिंक हमारे अभी भी एजुकेशन में, और आप ख़ुद ये काम करते हैं एजुकेशन में, अर्ली ऑन ये चीज़ें सिखाने की बहुत ज़रूरत है। इमोशनल इंटेलिजेंस हो गई, आपको कैसे अपना पेशेंस डेवलप करना है एंड कंटिन्यूस लर्निंग। आई थिंक ये एक बहुत बड़ी चीज़ है कि अगर आप एक पोजीशन ऑफ लीडरशिप पे भी आ जाएं, आप अपने आप को कंटिन्यूसली इम्प्रूव करना चाह रहे हैं, विच आई थिंक स्पेशली फॉर मी बीइंग अ यंग पर्सन हु इज़ लीडिंग अ लार्ज टीम, ये मैंने डेफिनेटली ट्राई किया है एंड आई फोकस्ड, एंड सबको करना चाहिए, मेल और फीमेल, कि आप कंटिन्यूसली अपने आप को इम्प्रूव कर रहे हैं एज एन इंडिविजुअल। मुझे ऐसा लगता है ह्यूमन टू ह्यूमन भी बहुत ज़्यादा वेरी करता है। आपका ब्रॉटअप कैसा हुआ है, आपकी ट्रेनिंग कैसी हुई है, आपकी एजुकेशन क्या है, एंड देन आपके अंदर लीडरशिप क्वालिटीज़ हैं या नहीं है, ये बहुत ज़्यादा मैटर करता है। अगर आप किसी ऐसे शख्स को जो डिज़र्व ही नहीं करता, चाहे वो बंदा है या बंदी है, मर्द है या खातून है, उनको आप बना देंगे बॉस, तो वो उसने तो नाकाम ही हो जाना है, मुझे ऐसा लगता है। बट अगेन मुझे अभी भी इंतजार है कि मेरी कोई फीमेल बॉस आए, देन आई विल बी एबल टू टेल मोर आगे जाकर कभी फीमेल बॉस यू नेवर नो। थैंक यू सो मच रोमा, हमें ज्वाइन करने के लिए। थैंक यू सो मच। हमेशा बहुत अच्छा लगता है आपसे जब भी बात होती है। आपको थोड़ा कम वक्त मिला है, हमें पता है, लेकिन हम आपको बुलाते रहेंगे इंशाल्लाह। थैंक यू सो मच वंस अगेन। जनाब हमारे साथ ये मौजूद थे। इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि जनाब जब भी कोई खातून बॉस आ रही है या मर्द बॉस आ रहा है ना, तो जो प्री डिटर्मिन्ड परसेप्शंस हमने जोड़े हुए होते हैं ना, उनको छोड़कर खुद से एक्सपीरियंस कीजिए कि उनके साथ आपका ताल्लुक कैसा है, और फिर अपना ओपिनियन बिल्ड कीजिए। किसी और ने आपको कह दिया और उसके मुताबिक आप चलना, सपोर्ट करना चाहिए खवातीन को आगे आने का। जब मौका मिल रहा है तो मेरे ख्याल से सबको सपोर्ट करना चाहिए। अच्छा जी, आगे बढ़ जाते हैं और सेगमेंट है हमारा मनी मैटर्स। This segment is brought to you by AKD Securities Limited. Please. जनाब, सेगमेंट हमारा मनी मैटर्स, और इसमें हम रोजाना डिस्कस कर रहे होते हैं स्टॉक एक्सचेंज के बारे में कि कौन सा सेक्टर है जहां पर आपको इन्वेस्ट करना है। अगर आप इंटरेस्टेड हैं इन्वेस्ट करने में, क्या रुझानात चल रहे हैं। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार और वज़ीर ख़ारजा सेनेटर मोहम्मद इसहाक डार ने इस बात का इतराफ़ किया है कि IMF प्रोग्राम को आमतौर पर एक तरक्की मुखालिफ इक़दाम के तौर पर देखा जाता है। इसहाक डार ने तो यहाँ तक कह दिया कि 2.6% से ज़्यादा किसी भी शरह नमू को ख़ास तरक्की समझा जाता है। तो उनकी जानिब से ये भी कहा गया है कि मईशत को दौरे खसारे का सामना है और बैरूनी खाते में $30 अरब के फ़र्क को पूरा करने की ज़रूरत है। उन्होंने जोर दिया है कि मुआशी इस्लाह के लिए मजबूत बुनियादें, जिम्मेदार तर्ज हुक्मरानी, पॉलिसी में तसलसल, विच इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। कंटिन्यूएशन नहीं होती ना तो कुछ भी ठीक से नहीं चल रहा होता। और जो हमारी रिफॉर्म्स हैं इदारों के अंदर, वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं ताकि मुआशी तौर पर स्टेबिलिटी आ सके। हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं उसामा रऊफ साहब, जो कि इन्वेस्टमेंट एनालिस्ट हैं। उनकी तरफ चलते हैं और मानते हैं कि क्या वो अग्री करेंगे इसहाक डार साहब के इस बयान से, या फिर उनका अपना कोई और पॉइंट ऑफ व्यू है सारे मामले पर। उसामा साहब, थैंक यू सो मच हमें ज्वाइन करने के लिए। सबसे पहले यही मेरा सवाल कि आप अग्री करेंगे ये जो IMF प्रोग्राम के अंदर रहना और इसको तरक्की मुखालिफ कहना, ये ठीक नहीं है? जी, थैंक यू फॉर हैविंग मी। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं इस चीज़ को थोड़ा इस एंगल से लूँगा क्योंकि IMF हम वैसे ही लैंडर ऑफ लास्ट रिजोर्ट माना जाता है। तो वैसे ही जब किसी मुल्क की तरक्की नहीं हो रही होती या बहुत से मुश्किलात का सामना होता है, तब IMF की तरफ रुजू किया जाता है। और रिफॉर्म एजेंडा ही वो ऐसा देते हैं जिसके अंदर थोड़ी सी ग्रोथ कंटेंट रहती है और सस्टेनेबिलिटी की तरफ थोड़ी मूवमेंट ज़्यादा होती है। हम इस प्रोग्राम में भी यही एक्सपेक्ट करें कि जैसे हमारे पिछले बूम बस्ट के साइकिल काफ़ी छोटे पीरियड के अंदर होते रहे, उनसे हम बाहर निकले जाएं और एक लॉन्ग टर्म सस्टेनेबल ग्रोथ की तरफ किया जाए, जिसका इंडिया इसहाक डार साहब ने भी दिया कि हमें थोड़ा जितना भी एक्सटर्नल डेफिसिट है 30 बिलियन का, उसको भी करना चाहिए और उसी के ऊपर ही रिफॉर्म्स करने चाहिए, जिसके अंदर $10 बिलियन की सर्विसेज की एक्सपोर्ट के ऊपर ग्रोथ देख रहे हैं, $10 बिलियन की गुड्स की ट्रेड के ऊपर, एक्सपोर्ट्स के ऊपर ग्रोथ वो अचीव करनी है। और थर्ड जो टारगेट है वो हमारा, हमने रेमिटेंसेस में भी $10 बिलियन का इजाफा करना है, जो कि अभी भी करंटली उसमें इजाफा हो रहा है।
जहाँ तक ग्रोथ की बात है, ग्रोथ हम एक्सपेक्ट करते हैं कि पिछले 1-2 सालों 3 सालों में काफी कंटेंट रही है, जहाँ कुछ इंडस्ट्री मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में भी उसामा, ये कमी ओवर रही। रिलायंस जो इसके है अलावा रेमिटेंसेस के एग्रीकल्चर ऊपर, सेक्टर में ये भी किसी भी मईशत की तरक्की के लिए ठीक होती है, स्टेबल रहेगा अगर इतनी ज़्यादा रिलाई किया जाएगा? क्योंकि हम जानते हैं कि बहुत बड़ा फैक्टर है, इस चीज़ को भी देखा जाता है कि भाई हमारी रेमिटेंसेस बहुत बढ़ गई हैं, इसका मतलब है गवर्नमेंट पर बहुत ज़्यादा ना भरोसा किया जा रहा है। ओवर रिलायंस ऑन रेमिटेंसेस, ये ठीक है मईशत के लिए? जी, ओवर रिलायंस की जहाँ तक बात हुई उसी के ऊपर वो करें कि एक्सपोर्ट के अंदर भी इंक्रीज करना चाहिए। जहाँ $10 बिलियन का अगर हम रेमिटेंसेस का नंबर देख लें, $20 बिलियन हम एक्सपोर्ट की तरफ भी वो करें कि उसको भी आहिस्ता आहिस्ता टेकअप करना चाहिए। सिर्फ हमें इन्हिसार रेमिटेंसेस पे नहीं रखना चाहिए, जो कि काफी पिछले टाइम से हमें स्टेबिलिटी दी है और हमारे करंट अकाउंट को भी काफी हद तक कंट्रोल रखा है। तो वो चीज तो अभी रहेगी 40 बिलियन 42 बिलियन, लेकिन मेजर आगे चलते हुए अगर हम ग्रोथ की तरफ देखा जाए तो ग्रोथ को हमें एक्सपोर्ट साइड को ही टारगेट करना चाहिए ताकि सस्टेनेबिलिटी की तरफ जाया जा सके और उसी चीज को ही आगे वो करें। जो रेमिटेंसेस के ऊपर भी इन्हिसार है, लेकिन उसके ऊपर एम्फेसिस कम करने के लिए ही एक्सपोर्ट को वो कर रहे हैं। ठीक है उसामा साहब, थोड़ा सा हमें स्टॉक मार्केट का बता दें, आज किस तरह का आगाज रहा है, क्या रुझानात हैं, कौन से सेक्टर्स हैं जो अच्छा परफॉर्म करें? आज देखें तमाम हैवीवेट जितने ओवरऑल मार्केट ने काफी अच्छा आज रिबाउंड किया है। बेसिकली 2-3 दिन से जो जियोपॉलिटिकल उसमें टेंशन थी वो भी काफी ईज डाउन हुई है, नॉइस, और आज की न्यूज फ्लो भी काफी पॉजिटिव साइड पे है, जहां रेलवेज के अंदर और इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर भी प्राइम मिनिस्टर ने कमेटी बनाई है जो कि हमारी जितनी भी लॉन्ग टर्म सस्टेनेबिलिटी ग्रोथ की हमने बात की उसको भी अचीव करने में मदद देगी और जितने पुराने इश्यूज थे उनको भी टेकअप करेगी। साथ यूएई से जो $2.5 बिलियन के रोल ओवर की बात हो रही है कि उन्होंने रोल ओवर तो हमने कहा था जो कि अगले कुछ टाइम में ड्यू थे, उनको भी रोल ओवर कर दिया गया और ना सिर्फ रोल ओवर किया गया, उसकी जो इंटरेस्ट कॉस्ट हमने बेयर करनी है वो भी 6.5% से तकरीबन आधी हो जाएगी। तो ये तमाम पॉजिटिव न्यूज़ है। साथ जितने भी हमारी मैक्रो साइड पे गवर्नमेंट का रिफॉर्म एजेंडा चल रहा है वो कंटिन्यूस बेसिस पे चल रहा है, उसकी वजह से हमारी मार्केट में काफी पॉजिटिव मोमेंटम देखा जा रहा है और तो जितने हैवीवेट सेक्टर हैं आज तमाम मार्केट ने काफी पॉजिटिव गेन किया हुआ है। आगे चलते हुए भी हम यही एक्सपेक्ट करें, ओवरऑल लॉन्गर टर्म में हमें मार्केट पे काफी बुलिश व्यू है। जब हम इस साल भी दो कंटिन्यूस 3 साल में भी तकरीबन 180% का क्यूमुलेटिव रिटर्न दिया है और इस पॉजिटिविटी को देखते हुए जी ठीक है, इस मोमेंटम और पॉजिटिविटी को देखते हुए आप फिर क्या सजेस्ट करेंगे जितने भी देखने वाले हैं जो इन्वेस्ट करना चाह रहे हैं, आज उनको किस तरफ जाना चाहिए? ब्लू चिप कंपनीज की तरफ ही रहना चाहिए या फिर इसके अलावा बाहर निकलकर भी वो खेल सकते हैं, थोड़ा रिस्क ले सकते हैं? देखिए हमारा तो यही स्टैंड है कि लॉन्गर टर्म में जो ब्लू चिप कंपनीज है और वही अच्छा रिटर्न देंगी जिनकी कंपनीज की बैलेंस मजबूत है, जिनकी कंपनीज का बिजनेस मॉडल ऐसा है उन्होंने हिस्टोरिकली ही रिटर्न दिए। फॉर लॉन्गर टर्म इन्वेस्टमेंट उन्हीं की तरफ ही एम्फेसिस रखना चाहिए। और सेक्टर्स में अगर बात की जाए तो ईएनपी सेक्टर में हमें काफी वो लगता है ओजीडीसी पीपीएल दोनों ही सर्कुलर डेट के रिफॉर्म्स काफी हल हो रहे हैं जिनकी वजह से उनके कैश फ्लोज वगैरह इज अप होंगे। साथ ओएमसी सेक्टर्स में भी पीएसओ आरएलएनजी का इफेक्ट ही रहा है तो गैस सर्कुलर डेट की वजह से उसको भी बेनिफिशियरी होगा। साथ ग्रोथ साइड पे जो चीजें चल रही हैं जैसे सीमेंट स्टील इनमें भी बेहतरी आएगी, ऑप्टिक्स में ऑलरेडी बेहतरी आना शुरू हो गई तो वहां से भी इम्प्रूवमेंट दिखाई देगी। ऑटोज में भी ऑन अ सिलेक्टिव स्टॉक जिन कंपनीज के सेल फिगर अभी भी अच्छे आ रहे हैं क्योंकि इनफ्लो गाड़ियों का बहुत ज्यादा बढ़ गया, उनके लिए भी अच्छा होगा। फर्टिलाइजर सेक्टर पे भी इसी तरह जितनी मेजर डिविडेंड यील्डिंग कंपनीज हैं उन तमाम के लिए इन्वेस्टमेंट के लिए अच्छी है और उन्हीं की तरफ फोकस रखना चाहिए। ऑलराइट, थैंक यू सो मच उसामा, आपने बता दिया बड़े अच्छे तरीके से। भाई मार्केट में पहुंची है, मोमेंटम अच्छा है, अगर आप इन्वेस्ट करना चाह रहे हैं या प्लान कर रहे हैं तो आज बहुत अच्छा दिन है, लेकिन ब्लू चिप कंपनीज की तरफ ही जाइएगा अगर आप लॉन्ग टर्म खेलना चाहते हैं और बेनिफिट लेना चाहते हैं। तो जनाब मनी मैटर से इतना ही, एक ब्रेक की तरफ जाते हैं, वापस आएंगे तो बात करेंगे मजीद, साथ रहिए। ब्रेक के बाद आपको कहेंगे खुशामदीद। अक्सर हम अपने घरों में देखते हैं जो छोटे बच्चे होते हैं वो बचपन से ही अंगूठा चूसने की उनको इतनी ज़्यादा आदत हो जाती है, फिर उनसे वो छुड़वाना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है, या फिर वो पेसिफायर का इस्तेमाल कर रहे होते हैं। इब्तदाई उम्र में एक कुदरती सी आदत लगती है, अच्छा जी नेचुरल है, बच्चा कर रहा है तो उसको करने देते हैं, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता जब ये आदत बहुत ज़्यादा प्रोलॉन्ग कर जाती है, फिर उनके दांतों को बहुत ज़्यादा मुतासर कर रही होती है, फिर पेरेंट्स जो हैं वो खासे परेशान हो जाते हैं कि अब करना किस तरह से, क्योंकि बच्चे जो आदत
आदत उनमें एक दफ़ा डेवलप हो जाती है फिर उनको छुड़वाना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। उसके असरात बड़े अजीब व गरीब से होते हैं ना, बच्चों के दांत टेढ़े हो जाते हैं, कुछ में ये भी देखा जाता है कि बच्चों के जो जबड़े हैं, जो जॉज हैं, उनकी शेप खराब हो जाती है, और कुछ का तो ये भी होता है कि उनको बोलने की सलाहियत जो है ना उसका मसला हो जाता है, पैदा शुरू हो जाता है, इन्फेक्शन के मसले मसाइल हो सकते हैं। तो क्या करना चाहिए, पेरेंट्स क्या कर सकते हैं बच्चों में ये आदत डेवलप हो ही ना इसके लिए, और अगर आदत डेवलप हो गई है तो छुड़ाना किस तरह से है, इन सब चीज़ों पे बात कर लेते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर हिरा निसार, पीडियाट्रिक डेंटिस्ट हैं, शिफा हॉस्पिटल में होती हैं, उनको भी बहुत शुक्रिया हिरा हमें ज्वाइन करने के लिए। सबसे पहले हमारे इंट्रो में आपने सुना कि थंब सकिंग या पेसिफायर का इस्तेमाल करना या फिर बॉटल फीड का बहुत लंबे अरसे तक इस्तेमाल करना कितने नुकसानदेह हो सकता है ये, और स्पेशली वर्किंग मदर्स के लिए जिनके पास और कोई ऑप्शन मौजूद नहीं है, उनको क्या करना चाहिए? यूजुअली फॉर एग्जांपल अगर वर्किंग मदर्स हैं तो बॉटल फीड तो उनकी रिक्वायरमेंट है ही है। यस, पेसिफायर इस तरह की हैबिट्स अगर ना हो तो इट वुड बी बेटर, क्योंकि बाद में फिर वीन ऑफ करना पेरेंट्स के लिए एक चैलेंज बन जाता है। बॉटल फीडिंग एक स्पेसिफिक एज तक इट्स फाइन, इसके साथ कुछ आपको प्रिकॉशंस हैं जो लेने होते हैं रिगार्डिंग दी ऑरल हाइजीन प्रैक्टिसेस एंड उसको किस तरीके से मेंटेन करना है और कब उसको वीन ऑफ करना है, क्योंकि अगर वो प्रोलॉन्ग पीरियड तक रहे तो उसका फिर बहुत डिट्रीमेंटल इफेक्ट्स पड़ते हैं। स्पेशली जो थंब सकिंग जो आज का आपका टॉपिक भी है, थंब सकिंग एक ऐसी हैबिट है अगर लॉन्ग टर्म रहे तो इसका जो परमानेंट डेंटिशन, क्योंकि इनिशियल प्राइमरी डेंटिशन है, जैसे ही वो ट्रांजिशन होती है टू द परमानेंट डेंटिशन, अगर तब तक ये आदत रहे तो इसके जो जॉ की ग्रोथ है उस पर बहुत इफ़ेक्ट्स आते हैं, जो उसकी दांतों की अलाइनमेंट है पेशेंट की, बच्चे की, उस पर बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट्स आते हैं, जिसकी वजह से ओवरऑल पेशेंट अपीयरेंस, ओपन बाइट एंड लॉट ऑफ इश्यूज है देयर। फिर उसके लिए आपको बहुत कॉम्प्रहेंसिव एंड लॉन्ग टर्म ट्रीटमेंट्स की ज़रूरत पड़ती है। तो इट्स बेटर कि जितना जल्दी वीन ऑफ हो सके उसके प्राइमरी डेंटिशन के ही अरसे में। तो फिर क्या ये मुनासिब नहीं होगा कि पेरेंट्स जो हैं वो बच्चों की आदत डेवलप ही ना होने दें, शुरू से ही उसको कंट्रोल कर लें, या बच्चा अगर अंगूठा मुंह में डाल रहा है तो फ़ौरन उसको कंट्रोल कर लें या उसको ना वो चीज़ करने दें, ताकि शुरू में आदत डेवलप ही ना हो तो आगे जाके बच्चे को छुड़वाना भी मसला ना हो? कि जितनी आदत बच्चे की विद द पैसेज ऑफ टाइम और एज होती जाती है पेरेंट्स के लिए उतना ही मुश्किल होता जाता है। जिस तरह फॉर एग्जांपल अगर बच्चा ब्रेस्ट फीड पे भी है तो आप बाई 2 इयर्स उसको वैसे भी वीन ऑफ करते ही हैं। सो अगर कोई ऐसी हैबिट है, पेसिफायर है, कुछ इस तरह है, तो विद द पैसेज ऑफ टाइम विद रेमेडीज़, क्योंकि जैसे जैसे बच्चा समझदार होता है उसको वीन ऑफ करना उतना ही मुश्किल हो जाता है। सो आई वुड रिकमेंड कि जितना जल्दी ये इन हैबिट से बच्चे को वीन ऑफ कर लें तो वो लॉन्ग टर्म। अच्छा चले डॉक्टर हिरा, हो गई ये आदत डेवलप, ये बुरी आदत लग गई है बच्चे को, अब ये छुड़वाना जो है ना वो पॉसिबल हो नहीं पाता है, और पेरेंट्स कहते हैं कि बच्चे तो उनका पेट ही नहीं भरता है क्योंकि वो सॉलिड डाइट के ऊपर है ही नहीं और वो बॉटल फीड ही करते हैं, उन पेरेंट्स को फिर क्या करना चाहिए? एक्चुअली ये भी एक बहुत बड़ा डायलेमा है। अगर आप किसी भी पीडियाट्रिशियन से मिलेंगे आज की टाइम में, सो दे वुड रिकमेंड कि जब तक बच्चा फीडर पे, बॉटल फीड पे या दूध पे रहता है तो वो नॉर्मल डाइट की तरफ आता ही नहीं है, उसकी हेल्थ इफ़ेक्ट होती है। एक सर्टन एज के बाद आपको बॉटल फीड वीन करानी पड़ती है, तभी वो नॉर्मल डाइट पे आएगा, तभी जब तक उसको वो ऑप्शन मिलता रहेगा तो वो नॉर्मल डाइट पे नहीं डॉक्टर साहब, बच्चे तो एक दफ़ा अगर बॉटल फीड पे लग गए तो छुड़वाना ये भी आदत बड़ी मुश्किल हो जाती है। कितने साल तक बच्चा बॉटल फीड पर रह सकता है, या कितनी क्वांटिटी में दूध जो है वो एक दिन में बच्चे को देना चाहिए ताकि वो कुछ खा भी सके, वरना तो दूध अगर पीने लग जाता तो खाने की तरफ नहीं आता, ताकि वो जो सेहत है, ओरल हेल्थ जो है वो भी ख़राब ना हो? बॉटल फीड जो है एटलीस्ट 2 इयर्स तक, क्योंकि ऑब्वियसली चाइल्ड डिपेंडेंट होता है और हमारे दीन में भी है कि 2 इयर्स तक आपने बच्चे को दूध देना ही है। सो उसमें कुछ प्रैक्टिसेस जो हमारी कॉमन सोसाइटी में है कि दूध मीठा ना हो तो बच्चा दूध नहीं पीता, हालांकि दूध में इटसेल्फ देयर इज लॉट ऑफ शुगर। सो जो जामे शीरी का यूज़ करते हैं बच्चे, चॉकलेट एडिटिव्स डालते हैं या चीनी का एडिशन करते हैं, उससे बहुत ड्रास्टिक डैमेज होता है। प्लस ये दिन के अरसे में तो बच्चा खेल रहा है, ही इज सिपिंग वाटर, बाकी डाइट भी ले रहा है, उसका इतना इफेक्ट नहीं आता, बट ओवरनाइट जब वो बॉटल लेके सो जाता है और इंटरवल में बार बार दूध पीता है, दैट मिल्क रिटेन्स ऑन द टीथ फॉर क्वाइट लॉन्ग, सो उसकी वजह से बहुत ज़्यादा डैमेज होता है। सो आपको थोड़ी सी बच्चे की हैबिट्स इस तरीके से रखनी है। एक तो आपने मिल्क में किसी एडिटिव का यूज़ नहीं करना, नंबर 1। सेकेंडली हाइजीन प्रैक्टिसेस, जैसे ही हमारा चूँकि सोसाइटी में कॉन्सेप्ट ही नहीं है कि छोटे बच्चों को किस एज से आपको ब्रशिंग शुरू करानी है, कब उसका स्टार्ट होना चाहिए, किस किस तरीके से होना चाहिए। सो अंडर सुपरविजन आपको जैसे ही बच्चे का सिंगल टूथ आता है आपको तब से बच्चे को ब्रश स्टार्ट करा देना चाहिए। सो बिफोर गोइंग टू स्लीप उसका लास्ट जो एक्टिविटी है इट शुड बी टूथ ब्रशिंग। आप बच्चे को दूध दें,
उसके बाद ठीक है। क्लीनिंग कराएं एंड देन लेट हिम स्लीप। बिल्कुल ठीक है। अच्छा डॉक्टर इरा, पेरेंट्स जो इस वक्त आपको देख रहे हैं उनको कुछ टिप्स दीजिए कि कहाँ से शुरू करना चाहिए बच्चों की छुड़वानी है आदत, कौन कौन से स्टेप्स लिए जा सकते हैं? इसमें डिफरेंट स्टेप्स आते हैं ऑफ मिनट। सो वी स्टार्ट विद द काउंसलिंग थेरेपी, देन देयर इज़ अ रिमाइंडर थेरेपी, रिवॉर्ड थेरेपी एंड देन अप्लायंस थेरेपी। सो इनिशियली क्योंकि बच्चे जैसे स्कूल गोइंग होते हैं तो एक तो पेयर प्रेशर एंड उनको अपनी पेरेंट्स, ये सब चीज़ें बहुत इफेक्ट करती हैं। सो आपको थोड़ा सा बच्चे को काउंसल करना होता है, दिस विल इफेक्ट योर पेरेंट्स, और ये सब चीज़ें आपके फ्रेंड्स आपका फ़न करेंगे एंड ऑल दैट। तो कुछ बच्चे अगर इनिशियल फेज़ में हों और बहुत सेंसिटिव हों तो उस चीज़ को पिक कर लेते हैं। इफ़ इट डजंट वर्क तो हमारा सेकंड स्टेप होता है रिमाइंडर थेरेपी। इसमें भी वही बच्चे आते हैं दैट आर विलिंग टू स्टॉप द हैबिट। सो उसमें हम फिर ऐसे करते हैं कि वी यूज़ सच मेडिकेशंस जो उनके थंब पे हम लगाएं जिसका बिटर टेस्ट हो, कि जैसे ही थंब उनके मुंह तक जाए सो उनको रिकॉल हो कि आई डोंट हैव टू डू इट। या कुछ बच्चों को ओवरनाइट सोते हुए अंगूठा चूसने की आदत होती है, तो उसमें हम ऐसे बैंडेजेस लगाते हैं कि नींद में उनका हाथ मुंह तक पहुंच ही ना सके। अच्छा डॉक्टर साहब, अगर बच्चों को ये आदतें सारी हो गई हैं जिसका भी हम जिक्र कर रहे हैं, तो क्या उनके बोलने की सलाहियत या आदत वो भी मुतासिर हो सकती है, या कोई अल्फाज ऐसे हों जो बच्चा बोल ना पा रहा हो, ऐसा भी हो सकता है? जब बहुत ज़्यादा बच्चा थंब सकिंग में हो और हैबिट काफ़ी प्रोलॉन्ग हो जाए और उसके इफ़ेक्ट्स आना शुरू हो जाए, तो उसकी जो फ्रंट की टीथ है दे कम आउट, उसकी नॉर्मल अलाइनमेंट्स है, उसका जॉ ऊपर रिस्ट्रिक्टेड हो जाता है एंड देयर इज़ अ गैप बिटवीन द अपर एंड लोअर टीथ, सो सॉर्ट ऑफ ओपन बाइट हो जाता है। ठीक है। जिसकी वजह से बच्चा जब स्वॉलो करता है तो उसकी टंग उन दांतों के बीच में आती है, जिसकी वजह से लिस्पिंग होती है और उसकी स्पीच इफेक्ट होती है। सो स्पीच थेरेपी वुड नॉट इफेक्ट दैट। जब तक उसकी दांतों की अलाइनमेंट ठीक नहीं होगी तो उसकी स्पीच करेक्ट नहीं होगी, नहीं हो सकता। सो इट कैन इफेक्ट द स्वॉलोइंग पैटर्न एंड द स्पीच पैटर्न। बिल्कुल ठीक है। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर हिरा, आपने अच्छे तरीके से एक्सप्लेन किया। वो कहा जाता है कि जो हैबिट है ना उसको डेवलप करना आसान होता है, छुड़वाना बहुत ज़्यादा, चाहे वो अपनी हो या किसी और की हो, वो बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है। तो इट्स बेटर कि आदत को डेवलप होने ही ना दिया जाए। उसके लिए पेरेंट्स का डेफिनेटली काम है कि उनको बहुत माइंडफुल और बहुत ऑब्जर्वेंट होना पड़ेगा अपने बच्चों के लिए, जो कि बड़ा मुश्किल हो गया आजकल जो हमारे पास डिवाइसेस हैं उनके दौर के अंदर। तो डिवाइसेस को थोड़ा सा कि बच्चा जिस काम पे लगा है लगा रहे, बस शोर ना करे, कुछ मांगे ना, बस दूध दे दो, इसको चुप करके पड़ा रहेगा। लेकिन आपने ये नहीं करना, फिर वो आदतें ऐसी बिगड़ जाती हैं कि पेरेंट्स को फिर मैंने रोते हुए देखा कि बच्चा बहुत ज़्यादा तंग कर रहा है। अच्छा जी, वक्त हो गया ख़त्म प्रोग्राम का। आपसे करेंगे दोबारा मुलाकात, अपना ख्याल रखिए, अल्लाह हाफिज़।